एंड रिवीजन इज लाइक सारा कुछ रिवाइज, सारा स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से लेके पूरी फिजिक्स का रिवीजन। और ध्यान रखेंगे कि एक बार जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा वो पूरा कंटेंट एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आपको करना है, एटलीस्ट 10 टाइम्स। आपको ऐसा लगेगा कि एक बार किया तो आधा अधूरा याद हुआ, आधा अधूरा नहीं, वेस्ट हो गया, फिर से पढ़िए, फिर से याद करिए, फिर से याद करिए। अगर यही पूरा कंटेंट कर लोगे तो 60% ऑफ फिजिक्स तो मैं अपने आपको क्लास में याद करा चुका हूँ। बाकी आपके इंटेलिजेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 साल 2 साल आपने प्रिपरेशन करा होगा। तो जब वो प्रिपरेशन किया होगा, कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो इंटेलिजेंस डेवलप हुआ होगा। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के ऑलमोस्ट सारे केसेस जितनी अपनी बुक्स में हैं वो सारे केसेस सुनने वाले हैं। कहां कहां आता है? मोशन इन 1D में आया था। कैसे आया था मोशन इन 1D में? अरिथमेटिक मीन कब होता था, हार्मोनिक मीन कब होता था? हाँ, जब बेटा ये फैन नहीं तो ऑफ कर दो, एसी ऑन कर दो। अच्छा हाँ, फैन ऑफ कर दो, थोड़ा आवाज गूंजेगी। अच्छा ये यहां से होगा। तो क्या मैं बोला था कि अरिथमेटिक मीन हम लोग कब बोलते थे? स्पीड के नाम पे। ऐसे जैसे मान लो मैं यहां से वहां तक का ट्रैवल कर रहा हूं और पूरे ट्रैवल टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे 10 मिनट का ट्रैवल टाइम पे आप 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड, अनदर 10 मिनट के टाइम पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन टाइम इक्वल लेने पे, और हार्मोनिक मीन डिस्टेंस इक्वल लेने पे। जब भी ऐसा तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा लेकिन, कि डिस्टेंस कब सेम बोला है और टाइम कब सेम बोला है। एक क्वेश्चन और इस पे एक्सटेंशन कराया था मैं, जो जनरली सब लोगों ने किया होगा, क्लास में नोट्स में लिखा हुआ है कि पूरे डिस्टेंस को 2 हिस्से में डिवाइड करो, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, और फर्स्ट हाफ वाले डिस्टेंस को 2 इक्वल टाइम में डिवाइड करो। तो कैसे सॉल्व करा था उस क्वेश्चन को? सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे इससे रिलेटेड। कैसे करा था? पहले दोनों इक्वल टाइम वालों को एक बना लिया था, और उसके बाद इक्वल इक्वल डिस्टेंस वालों को उस वाले फार्मूले में भर दिया था। क्या? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर से बताओ, टाइम सेम तो अरिथमेटिक मीन, और डिस्टेंस सेम तो स्पीड के लिए। एवरेज वेलोसिटी का भी केस पढ़ा था हम लोगों ने। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे? बोलो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है, 2 केसेस पढ़े थे, दोनों केसेस बता दीजिए। यहां से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे सब हम एक्सप्लोर कर लेंगे उससे रिलेटेड। बेटा ये वाला एसी ऑन कर देते, पीछे से है वहां से जैसिका। हाँ, तो कैसे हम लोगों ने किया था? 2 स्पेशल केसेस से एवरेज वेलोसिटी के। जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो क्या था। बोलो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा अगर, एक ये वाला केस था और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे 2 फार्मूले बने थे। कौन से 2 फार्मूले? हाँ, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यू डोंट नीड द एक्सेलरेशन, यू डोंट नीड द टाइम, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और टाइम से डिवाइड कर देना है, बस हो गया। डिवाइडेड, सॉरी टाइम से भी नहीं डिवाइड करना, क्या करना? 2 से डिवाइड करना। 2 से। अरिथमेटिक मीन में भी 2 से डिवाइड किए थे क्या? हाँ, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के नंबर्स जो है उसका अरिथमेटिक मीन ले लो। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें एक छोटा सा गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, तब क्या होगा? तो गड़बड़ कैसे हो जाएगा? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 करने में गड़बड़ कैसे हो गया? बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D होता है, तो जो u प्लस वी करोगे वो वेक्टर एडिशन करोगे। समझ आया कैसे करना है? वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं बेटा? बोलो 2 वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़ते हैं। 2 वेक्टर हैं ये, u और v, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, लेकिन ध्यान से देख लेना, क्योंकि साइड्स के बीच का एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होता है। कौन सा एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है? उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल। समझ में आया? तो एवरेज वेलोसिटी का ये वाला केस का फार्मूला फिर से बताओ क्या था? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। इसी का एक और वर्जन था, u प्लस हाफ at। ये भी वेक्टर ही है, u भी वेक्टर है और हाफ at भी वेक्टर है। तो दीज आर द फार्मूले स्पीड से रिलेटेड। एवरेज स्पीड डन है, फिर से याद कर लीजिएगा, आप इसको रिविजिट करना। और जो मैंने केसेस बताए, एक तो एवरेज स्पीड के 2 फार्मूले याद करा दिए, दूसरा एवरेज स्पीड के दोनों फार्मूले से मिक्स होने वाला क्वेश्चन बता दिया। कौन सा? पूरे डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट में एवरेज स्पीड टाइम वाला, और फिर कंबाइन करके एवरेज स्पीड डिस्टेंस वाला। ये नोट्स में लिखा हुआ है ना? तो एवरेज स्पीड नोट्स ऐसे नहीं हो तो आप पॉइंट्स बनाते रहो, कौन सा पॉइंट कहां मिलेगा मैं ये भी लोकेट करता रहूंगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला वो जो एग्जांपल मैंने बताया आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का केस जो स्पेशल केस था कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, उसमें स्पेशल बात क्या है कि वेक्टर एडिशन न्यूमरेटर में होना है। न्यूमरेटर में वेक्टर एडिशन, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ये वेक्टर एडिशन है। दूसरा वाला फार्मूला जो बोला u प्लस हाफ at, ये भी वेक्टर एडिशन है। पहले u कर लीजिए, हाफ at कर लीजिए, 2 वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टर को जोड़ लेना। अच्छा, एक लास्ट केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एवरेज वेलोसिटी का था, वो क्या था? हाँ, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 के सारे फार्मूले मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, v इज द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही ये यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, स्पीड का नहीं, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आता है v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। पहला फार्मूला डन हो गया, इससे रिलेटेड एक्सटेंशन डन है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। ये कौन से चैप्टर में आता है थर्मल कंडक्टिविटी? हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में, जिसमें 3 तरीके से हीट ट्रांसफर नाम के चैप्टर्स पढ़े थे। एक कंडक्शन था, दूसरा कन्वेक्शन था और तीसरा रेडिएशन था। कंडक्शन में रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो का सिंबल H होता था। रेट ऑफ हीट फ्लो dQ/dt का सिंबल क्या होता था? H, जिसका एक फार्मूला होता था डेल्टा T डिवाइडेड बाय R। रेट ऑफ हीट फ्लो, रॉड में से जब हीट जाता था तो उसका रेट ऑफ हीट फ्लो का फार्मूला डेल्टा T डिवाइडेड बाय R। डेल्टा T क्या चीज है? टेम्परेचर डिफरेंस। R क्या है? रॉड का रेजिस्टेंस। रॉड के रेजिस्टेंस का फार्मूला एग्जैक्टली सेम होता है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। वो क्या होता था? बोलो, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था? रो एल अपॉन ए। लेकिन रॉड का रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? एल अपॉन के ए। वहां रो रेजिस्टिविटी था, यहां के क्या चीज है? थर्मल कंडक्टिविटी। के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन पूछे तो क्या बोलोगे? बोले इसी फार्मूले से निकाल लेना, H इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय R। H क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो। हीट अपॉन टाइम बोल दो, एनर्जी अपॉन टाइम बोल देना, और डेल्टा T तो टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, उसी में K मिलता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? रो एल बाई ए इलेक्ट्रिकल का था, और थर्मल वाला क्या होगा? एल अपॉन के ए। पता है रेजिस्टेंस वाला एक और होता है, एल अपॉन सिग्मा ए। सिग्मा का नाम बताओ। रो एल अपॉन ए के बजाय एल अपॉन सिग्मा ए जब बोलता है तो सिग्मा का नाम क्या है? थर्मल, हाँ, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे वहां ओम्स लॉ होता है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर का लॉ होता है। वहां पे ओम्स लॉ डेल्टा वी बाय आर होता है और हीट ट्रांसफर का लॉ डेल्टा टी बाय आर होता है। वहां आर होता था रो एल अपॉन ए, यहां पर होता है एल अपॉन के ए। अच्छा, अब देखो, जो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला सीरीज में होगा वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी होगा। समझ लो, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम। और रेजिस्टिविटी, बोलो थर्मल में तो नहीं आता रेजिस्टिविटी, लेकिन इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टिविटी आता है। स्वैप कर देना, नहीं स्विच कर देना। कैसे? बोले जो सीरीज में बोल रहे होगे वो रेजिस्टिविटी के लिए पैरेलल वाला बोल देंगे। समझ में? अरिथमेटिक, हार्मोनिक, तो ये आंसर करना है। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी, अब फाइनल पहुंच जाते हैं। ये रहा थर्मल कंडक्टिविटी फार्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? हार्मोनिक मीन। कैसे बोलेंगे हार्मोनिक मीन? 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाँ, अरिथमेटिक मीन। ध्यान रखना, डायरेक्ट एडिशन अलग चीज होता है, अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2 करना होगा दो। लेकिन ध्यान से कैसे पहचानोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है? बोलो, रॉड्स ऐसे एक साथ लगे हुए हो, डिस्टेंस पे, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हो, तो आप थर्मल कंडक्टिविटी को सीरीज में सॉल्व करिएगा। और रॉड एक के ऊपर एक लगा रखे हो, एरिया पे ओवरलैप कर रहे हो, तो कैसे करना है? पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडक्टिविटी क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में थर्मल कंडक्टिविटी हार्मोनिक मीन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरिथमेटिक मीन। डन है? कैसे? रेट ऑफ हीट फ्लो का सिंबल क्या था? रेट ऑफ हीट फ्लो का H होता है। एग्जैक्टली करंट जैसा चीज है ये, है ना? जैसा I था वैसा ही H है। H का मतलब होता है dQ/dt, करंट का भी मतलब dQ/dt। वो चार्ज वाला रेट होता था, ये हीट वाला रेट होता है। और डेल्टा T बाय R इस वाले में फार्मूला होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसे ही होते हैं। बस रेजिस्टेंस पूछे तो सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट जोड़ लेना, R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल एडिशन करना। लेकिन रेजिस्टेंस के बजाय कंडक्टिविटी पूछता है तो हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन। डन है? खत्म करें इसको। पहला लाइन डन है बेटा। एवरेज स्पीड का केस हो गया, खत्म हो गया सारे पॉइंट्स। मैं फिर से आऊंगा, फिर से आपसे पूछ लूंगा याद हुआ कि नहीं, एंड वी विल कीप कमिंग। अच्छा, ओवर डिस्टेंस लिखा हुआ, मतलब डिस्टेंस पे डी विड्थ का या एल लेंथ का तो हार्मोनिक मीन बोल देना। लेकिन अगर एक के ऊपर एक कंडक्टर्स लगा रखे ए एरिया पे तो अरिथमेटिक मीन। ऐसे लगा के रखा रहेगा रेक्टेंगल बना के, और रेक्टेंगल में एक पोर्शन ऊपर एक पोर्शन नीचे, और इधर में A1 A2 दे दिया तो पैरेलल बोल देना। अगर तुम्हें लगा कि एक रॉड ये या ऊपर नीचे रॉड रख दिया और D1 D2 दे दिया तो इसका मतलब सीरीज में। सुने क्या? D1 D2 पे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो, या L1 L2 पे तो सीरीज, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो पैरेलल। ऐसा ही कहीं पे और भी पढ़ते हैं सेम चीज। बोलो, कैपेसिटर में पढ़ते हैं। कैपेसिटर में क्या पढ़ते हैं? बोलो, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सेम चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन तो हार्मोनिक मीन और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो अरिथमेटिक मीन। आएंगे अभी, रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। कैसे लिखा हुआ है? हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में k1 प्लस k2 बाई 2। वैसे कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े तो C इक्विवेलेंट क्या आता है? बोलो, रेसिप्रोकल में आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और पैरेलल में क्या आता है? C1 प्लस C2। लेकिन वो नहीं, बाई 2 नहीं। कैपेसिटेंस तो डायरेक्ट और रेसिप्रोकल, उसमें 2 का रोल नहीं है। 2 किस में आता है? या तो हार्मोनिक या अरिथमेटिक। जब हार्मोनिक बोलो, अरिथमेटिक बोलो, तब 2 लाना। डायरेक्ट एडिशन, रेसिप्रोकल एडिशन में 2 नहीं होता है। तो कैपेसिटेंस निकालना हो तो 2 नहीं होगा, और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो भरते हैं वो निकालना हो तो 2 आएगा। समझ में आया? कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल एडिशन। फार्मूला बोलो, C1 C2 अपॉन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कैसे जोड़ोगे?
बोलो कैपेसिटर के अंदर होता है, जैसे रजिस्टर के अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वैसे कंडक्टिविटी के जैसा इसका भी बोल दो। क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हार्मोनिक मीन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरिथमेटिक मीन। हालांकि उस पर एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा, लेकिन अभी पहले बीच ऊपर वाले पॉइंट आएंगे हम लोग इसमें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्या मैंने बोला था? स्वैप करने वाला क्या बोला था? हाँ बोलो, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होती है, उल्टा होता है। तो बोलो पलट दो, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी। बोलो क्या बोलोगे? हाँ, अरिथमेटिक मीन बोलो, है ना? क्यों? कंडक्टिविटी हार्मोनिक मीन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरिथमेटिक मीन। तो इसमें रेजिस्टिविटी कैसे बोलोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में अरिथमेटिक और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हार्मोनिक। रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते थे सीरीज में? डायरेक्ट जोड़ के, और पैरेलल में रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस कैसे जोड़ोगे जी? कंडक्टेंस इसमें रह गया लिखना। कंडक्टेंस कैसे जोड़ोगे? जो जो पॉइंट्स रह जा रहा है उसको मैं नोट करते जा रहा हूं इनफैक्ट। हाँ भाई, कंडक्टेंस कैसे लिखोगे? पेन देना बेटा, ये तो इसमें तो कुछ सही नहीं। कंडक्टेंस, यस बेटा, सीरीज में रेसिप्रोकल एडिशन, उसका फार्मूला होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का एक यूनिट भी होता है, कंडक्टेंस का यूनिट, हाँ मो होता है, MHO, ओम इनवर्स भी होता है, एक और नाम दिया था साइमंस भी होता है, साइमंस होता है। अच्छा चलो, तो क्या रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी दोनों डन है? कंडक्टिविटी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? हार्मोनिक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी, सीरीज में हार्मोनिक और पैरेलल में अरिथमेटिक। चलो पहुंचते हैं। ये डेंसिटी का क्या मैटर था जी? कौन से केस में हम लोग हार्मोनिक मीन बोलते थे? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को, मास सेम, तौल के सेम मास भरा और मिक्सचर बना दिया तो हार्मोनिक मीन आएगा मिक्सचर की डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम में एक ग्लास दूसरा ग्लास मिलकर ऐसे वॉल्यूम में इक्वल लेके करा तो अरिथमेटिक मीन। फिर से बोलो, हार्मोनिक मीन ऑफ डेंसिटी कब होता है? मास सेम। और अरिथमेटिक मीन कब होता है? वॉल्यूम सेम। याद रहेगा, मिक्सचर की डेंसिटी होगी। अच्छा, फिर आता है इसका कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का केस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताओ भाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, एक सेकंड में देखूं बोर्ड पे कौन सा जाता है। हाँ ठीक है, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। क्या बात हो रही थी? मैंने बोला था कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक अगर डी डिस्टेंस में K1 K2 अगर लगाया कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो हाउ मच इज द, व्हाट इज द फार्मूला फॉर K इक्विवेलेंट? बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हार्मोनिक मीन, तीनों जगह पे हार्मोनिक आ गया, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो, इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हार्मोनिक मीन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरिथमेटिक मीन, मतलब K1 + K2/2। इसमें एक छोटा सा पॉइंट कल मुझसे पूछा था गौरव ने, तो उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि यहां पे फीड पूछ लेता है, फीड का ग्राफ पूछ लिया। मान लो K1 > K2 है, पहली बात तो यह है कि इनके प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, तो फीड बनेगा। और फीड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं इंपॉर्टेंट होता, हो सकता है ऊपर नीचे दोनों बना रखा हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां जो फीड होती है वो होती है Q/K∁0A, नीचे K होता है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, जिसका K ज्यादा होगा उसका फीड का वैल्यू कम होगा। सुने क्या? अगर K1 > K2 है तो फीड किधर दिखाना है? नीचे दिखाना है या ऊपर दिखाना है? बोलो, जिसका ज्यादा फीड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो फीड लेस होगा। क्यों? क्योंकि फीड के फार्मूले में K कहां पे आता है? डिनोमिनेटर में। हाँ, तो E1 < E2, आप E1 का ग्राफ बनाओगे और फिर E2 का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ऊपर नीचे बनेगा। अगर मान लो यहां पे बीच में कहीं पे एयर भी डाल दिया, बोलो वहां पे सबसे ज्यादा फीड होती है, तो एयर अगर आप आगे है, बोलो उसका फीड का ग्राफ ऊपर आएगा। अच्छा, ये फ्लैट लाइन होगा या टेढ़ा लाइन होगा? बोलो फ्लैट लाइन, क्योंकि फीड यूनिफॉर्म होती है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड करोगे तो भी वो कांस्टेंट ही बन के आ जाएगा। फीड यूनिफॉर्म होती है, बस लाइन कैसी दिखती है, कहीं ऊपर दिखेगी कहीं पे नीचे। नीचे कब दिखेगी? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा, तो फीड नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर कोई पूछे पोटेंशियल का ग्राफ, बोलो फिर पोटेंशियल यहां से हाई पोटेंशियल से शुरू करेंगे पॉजिटिव प्लेट से, और पोटेंशियल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। वो किसी ने फार्मूला सुना है? ΔV = फीड इनटू डिस्टेंस, ऐसा सुना है? हाँ, तो ये स्लोप के नाम पे यूज कर लो, क्योंकि V = Q/K∁0A * x, और ये V की जगह y एक्सिस आ गया, ये x एक्सिस हो गया, तो बोलो स्लोप ये रहा, M = Q/K∁0A। अच्छा, अब बताओ किस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा? जिसका K कम होगा। जिसका K कम होगा उसका स्टीप कर्व बनेगा, ऐसा डिक्रीज होता हुआ पोटेंशियल। पहली बात तो ऊपर से शुरू करना और डिक्रीज होता हुआ। अब आप बोलो स्लोप डिसाइड करेगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा स्टीप होगा? बोलो जिसका K कम उसका स्लोप सबसे ज्यादा, एयर वाली जगह पे सबसे स्टीप होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो एक्चुअली फीड इतनी कम हो जाती है कि पोटेंशियल का ड्रॉप ही नहीं होता है, तो फीड पोटेंशियल गिरता ही नहीं है।
समझ लो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ऐसा कहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, डाइलेक्ट्रिक में या एयर में? कहां पे पोटेंशियल ज्यादा तेजी से ड्रॉप करेगा, बोलो एयर में, क्योंकि एयर में फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो फील्ड स्ट्रॉन्ग मतलब मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा, ड्रॉप ज्यादा आता है, समझे? कहां पे ज्यादा स्लोप आएगा, फिर से बता दो, एयर में। सबसे ज्यादा स्लोप ऑफ पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ का कहां पर होता है, एयर में। जितना मोटा डाइलेक्ट्रिक, मोटा मतलब ज्यादा डाइलेक्ट्रिक, कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक, उस वाली लाइन का स्लोप उतना ही कम, वो उतना ही फ्लैट होगा, क्योंकि फील्ड का वैल्यू बहुत कम हो जाता है तो पोटेंशियल का ड्रॉप कम आता है। आई होप ये क्लियर है। तो ये ग्राफ था जिसपे मैंने बात कर दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में वापस से बता दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मैटर था? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या आता है बेटा? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हार्मोनिक मीन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरिथमेटिक। डन है सबको? क्लियर है? ओके, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ये देखो, अरिथमेटिक हार्मोनिक के केसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। वो कंडक्टिविटी का क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हार्मोनिक मीन, और कंडक्टेंस क्या बोला था? अंतर है क्या कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में? हाँ, कंडक्टेंस बोलो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता था डायरेक्ट एडिशन, तो कंडक्टेंस क्या होगा? बस हो गया, याद हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल एडिशन में वैल्यू जो आती है वो छोटे वाले से भी छोटी आती है, और हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन में दोनों वैल्यूज के बीच में आता है। सुनिए, क्या कोई भी मीन लेते हैं तो जो दो वैल्यूज दिया जाता है, जैसे K1 और K2 दिया, तो जो वैल्यू आएगा वो कहां पे आएगा? K1 K2, K1 छोटे वाले से छोटा, बड़े वाले से बड़ा, या दोनों के बीच में? बीच में। मीन बोल दिया तो दोनों नंबर्स के बीच में ही आंसर आएगा। याद रहेगा ये बात? क्या बोला फिर से बताओ? अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन में वैल्यू क्या आएगा? दो नंबर्स अगर हैं तो उनके बीच में। और सीरीज डायरेक्ट एडिशन और रेसिप्रोकल एडिशन में क्या आएगा? डायरेक्ट एडिशन में बड़े वाले से बड़ा आएगा और रेसिप्रोकल एडिशन में छोटे वाले से छोटा आएगा। डन है ये? देखो फिर से सुन लेना, फिर से बता दूंगा, पूरा कंपाइल हो जाएगा। अब देखो धीरे धीरे करके इसको पूरा कंप्लीट करना है, और ऐसे 2-2 घंटे की अगर 10 क्लास आप दे दिए तो पूरा रटा दूंगा, मैं बता रहा हूं, पहले भी बोल चुका था। डायरेक्ट एडिशन, रेसिप्रोकल एडिशन, रेजिस्टेंस का डन है, रेजिस्टेंस का डन है, लेकिन एक रेजिस्टेंस अभी बाकी है जिस पे बात करना जरूरी है। रेजिस्टेंस, जब हम लोग केवल रेजिस्टर्स को डीसी से कनेक्ट करके और रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की बात करो, रेजिस्टेंस में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रोपोर्शनल टू आर। सुने क्या, 100 वोल्ट मान लो है और मैं कहूं कि 2 ओम और 3 ओम में बांटना है, तो पता है 100 वोल्ट को किस रेशियो में बांटो? 2:3। समझे? 2 ओम 3 ओम में डायरेक्ट जिस रेशियो में रेजिस्टेंस उसी रेशियो में वोल्टेज बांटो। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बांटते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बांटते हैं? करंट बांटते हैं। और करंट कैसे बांटते हैं? इनवर्स रेशियो में। जैसे मान लो 2 ओम ऊपर 3 ओम नीचे, आई करंट को कैसे बांटोगे? बोलो 2:3 में नहीं, 3:2 में। बस हो गया, समझे? सीरीज में क्या होता है? कौन सी चीज बढ़ती है? वोल्टेज बढ़ता है। किसमें? रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में, इंडक्टेंस में, या तीनों में? तीनों में, लेकिन नियम अलग अलग होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में तो सेम हिसाब बोलो। कैसे सेम हिसाब? क्या बोलोगे? उसी रेशियो में जिसमें रेजिस्टेंस है। कैपेसिटेंस में उल्टा, पता नहीं क्यों बोलते हैं उल्टा, मतलब कैसे? कैपेसिटेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसे बांटोगे? इनवर्स रेशियो में। जैसे कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रो 2 और 3 माइक्रोफैरेड है, बताओ वोल्टेज कैसे बांटोगे सीरीज में? 3:2। क्लियर है? और 3:2 वैसे मुझे बताना जरा, C1 और C2 को देना है V वोल्टेज है, और C2 का वोल्टेज बता दो कैसे लिखोगे। मान लो V वोल्ट को C1 C2 में देना था और C2 का V2 पूछ रहा हूं, तो क्या बोलोगे? तो बोलो इनवर्स रेशियो मतलब C1 इंटू टोटल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, उल्टा वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे। याद है ये बात? हाँ, तो फिर से बताओ, वोल्टेज को बांटते हैं सीरीज में, रेजिस्टेंस में कैसे बांटते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और इंडक्टर में कैसे वोल्टेज बांटते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और व्हाट अबाउट द कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे बांटते हैं? इनवर्स रेशियो में। हाउ इनवर्स रेशियो कैसे होता है? जब C1 का वोल्टेज चाहिए तो C2 इंटू V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और पैरेलल में क्या बांटते हैं? बोलो रजिस्टर और इंडक्टर अगर है तो करंट बोलो, करंट बोलो रजिस्टर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलो इंडक्टर में। सुने क्या? फिर से बताना क्या क्या बोले मैंने। बोला रजिस्टर में करंट बढ़ता है और इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, di1/dt, di2/dt, di2/dt है ना। di1/dt एक का जाता है और दूसरे का di2/dt जाता है। और किस रेशियो में बांटोगे ये? बोलो इनवर्स रेशियो में। सुने क्या? इनवर्स रेशियो में बांट दो। कैसे बढ़ता है जरा मुझे बताओ। R1 में करंट चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या लिखोगे? बोलो I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इनवर्स रेशियो ऐसे ही लिखते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? इनवर्स रेशियो में बांट दो करंट को, रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर में इनवर्स रेशियो में बांट दो। और बताओ इंडक्टर में क्या चीज इनवर्स रेशियो में बांटेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि L से मल्टीप्लाई करके वहां वोल्टेज बन जाएगा। और कैपेसिटर में क्या बांटेंगे? बोलो चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि Q बाई C बन के वोल्टेज बनता है। कैसे बांटोगे? इनवर्स रेशियो में या डायरेक्ट रेशियो में?
डायरेक्ट रेशियो में। C1 और C2 है, बोलो नेट चार्ज जो जा रहा है उसको डायरेक्ट रेशियो में बांटो। मान लो 2:3 रेशियो का कैपेसिटेंस है, तो पूरा जो चार्ज यहां से गया वो दो हिस्से में बट के जाएगा, और कितना कितना जाएगा, 2:3 रेशियो में जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अभी रह गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी? ये सब जो डीसी में बांट रहे थे, अगर एसी में तुमसे हिसाब पूछ लिया जाए ना, डोंट से लाइक दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। जरा एसी में बता दो कैसे कैसे बांटते हैं। वैसे तो मैंने कुछ लोगों को बता दिया था, पर कंपाइलेशन चल रहा है और कंपाइलेशन में मिस मत करिएगा बेटा। क्या हुआ था कि मैंने एक रजिस्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया, इंडक्टर लगाया, वोल्टेज कैसे बांटोगे एसी में? ये रहा V, केवल V लिखा है तो कौन सा वोल्टेज होता है? आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कौन सा? आरएमएस वैल्यू। तो वोल्टेज को कैसे बांटोगे? ये मान लो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, बताओ। बोलो डायरेक्ट रेशियो में बिल्कुल भी मत बोलना, पाइथागोरस में बांटेंगे। पाइथागोरस में बांटेंगे मतलब? हाँ बोलो, इसका वोल्टेज तो अपोजिट फेज में होता है। व्हाट इज दिस अपोजिट फेज? इनको डायरेक्ट माइनस करना होता है। क्या क्या चीजें माइनस करोगे वैसे बाय द वे? बोलो रेजिस्टेंस हुआ तो वो माइनस, एक मिनट, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं माइनस करेंगे। एल और सी कभी माइनस नहीं करते हैं। क्या माइनस करते हैं? एक्सएल और एक्ससी। एक्सएल का फार्मूला बताओ वंश, एक्सएल का फार्मूला ओम ओमेगा एल, एक्ससी का फार्मूला 1/। हाँ तो एक्सएल और एक्ससी निकाल लो, उनको माइनस कर लेना। डायरेक्ट माइनस करना है क्योंकि एक्सएल और एक्ससी कैसे होते हैं? अपोजिट फेज में। अपोजिट फेज मतलब 180 डिग्री के फेजर पे बनते हैं, तो उसको डायरेक्ट माइनस कर दो। अब देखो कैसे बांट रहे हैं, वो लोग माइनस करके बांट रहे हैं, और फिर इसके साथ जो माइनस करके आया ना, वो इसके साथ क्या करेगा? पाइथागोरस लगाएगा। जैसे इसका पाइथागोरस हो जाता, इसका पाइथागोरस हो जाता, तो दो तीनों का मिला के पाइथागोरस कैसे करोगे? बोले पहले इनको माइनस कर लो और फिर जो बचता है उसके साथ ये पाइथागोरस। क्या चीज ये पाइथागोरस में करने का, माइनस करने का बोल रहा हूं मैं? बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस एक्सएल एक्ससी इनको कर लो एक चीज, इनका पाइथागोरस माइनस माइनस करो पहले, फिर पाइथागोरस लगाओ, और फिर वी आर वी एल वी सी इनको आप डायरेक्ट माइनस फिर पाइथागोरस करो, और उसके साथ पी आर पी एल और पी सी। ये क्या चीज है जी? पावर है। अगर इंडिविजुअल का पावर मिल जाए ना, तो पावर भी अपोजिट फेज में होते हैं। एक पावर स्टोर कर रहा होता है तो उसी मोमेंट पे दूसरा वाला पावर निकाल रहा होता है। तो इनका पावर डायरेक्ट माइनस कर दो और फिर इसके साथ पाइथागोरस लगा लो। पूरी सर्किट का पावर, कौन सा पावर मिलेगा पूरी सर्किट का? कौन सा पावर? ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर, बता दो जो जोड़ के तुमने बोला। अपैरेंट पावर बेटा, इसका भी हिसाब ले रहे हो ना। टोटल पावर, ट्रू पावर पूछे तो इसका अकेले का बोलो, इनका हिसाब ही मत करो। ट्रू पावर जब पूछेगा तो क्या बोलना है? केवल रेजिस्टर का। और रेजिस्टर का पावर निकालने का सबसे बढ़िया वाला फार्मूला बता दो, सबसे अच्छा वाला, I²R। IRMS निकालो कैसे भी करके। कैसे? क्या? VRMS डिवाइडेड बाई Z कर लो। Z कैसे मिलता है फिर से बताओ, इसका Z कैसे मिलता है? बोलो इनको डायरेक्ट माइनस करो और जो बनता है वो इसके साथ पाइथागोरस कर लो। आएगा अभी देखो 4-5 बार फिर से मैं बोलूंगा ये बात, और पूरा रट जाएगा, मैं बता रहा हूं। बस ध्यान से पेशेंसली कॉन्फिडेंट होके सुनते रहो कि झंडे गाड़ने ही है ना, फिजिक्स में पूरे नंबर लाने ही है। तो सुनते रहोगे 50 बार ऐसे मैं रिवाइज कर दूंगा नीट के पहले तक, सुनते रहना। क्या करना है फिर से बताओ? IRMS कैसे निकालोगे? VRMS दे दिया है और IRMS चाहिए तो क्या करोगे? एक्सएल माइनस एक्ससी और फिर पाइथागोरस इसके साथ Z आएगा, VRMS अपॉन Z, IRMS मिल गया। वो करंट क्या सब में जाता है? हाँ, IRMS का स्क्वायर इंटू R कर लो, इसका पावर मिल जाएगा। वो एक्चुअल पावर है, ट्रू पावर इसी को बोलते हैं। कोई पावर पूछे तो इसी का पावर निकालना केवल। अपैरेंट पावर कोई पूछता है गलती से, जो कि 0.1% चांसेस होते हैं, तो क्या करोगे? पाइथागोरस लगाओ। कैसे पाइथागोरस लगाओगे? बोलो I² XC कर लो, I² XL कर लो, इनको माइनस करो, जो बच के दो आया उसके साथ इसको पाइथागोरस। उसको अपैरेंट पावर, एक और फार्मूला वैसे होता है इसका अपैरेंट पावर का, VRMS इंटू IRMS इंटू, नहीं केवल VRMS इंटू IRMS। साइन फाई लिखा दोगे तो इनका जो माइनस कर रहे थे वो वाला आ जाएगा। साइन फाई अगर लगा दिए तो क्या आएगा? इसका पावर और इसका पावर माइनस करके जो लिख रहे थे वो वाला आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये था कि तीन चीजों को हम लोग यहां पे बांटेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे बांटेंगे? डायरेक्ट रेशियो में बांटेंगे या पाइथागोरस में? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी बांटेंगे क्या कुछ? एसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज बढ़ता होगा जी? सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, पैरेलल में क्या बढ़ता है? पैरेलल में क्या बढ़ता है? करंट बढ़ता है। दो ही लोग होते हैं जो बढ़ते हैं, नहीं दो ही लोग तो चेंज होते हैं, कोई पे कम जाता, कोई कम ज्यादा जाता है। बताओ भाई, करंट यहां से इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो गेस करो I कितना रहा होगा जो बढ़ के I1 I2 गया? अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये क्या मुसीबत? बोलो वो वाला केस नहीं चल रहा है जिसमें आप इनवर्स रेशियो में बांटते थे। पाइथागोरस आउट ऑफ फेज की चीजें हैं क्या? रजिस्टर और कैपेसिटर पता है उनका फेज होता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब 90 डिग्री, अपोजिट फेज मतलब 180 डिग्री। तो ये आउट ऑफ फेज के करंट है
आउट ऑफ फेज के करंट मतलब रेफरेंस वोल्टेज का बनाओगे तो एक का करंट ऊपर जाएगा, एक का करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में जाएगा। नेट करंट कैसे लिखोगे, जो इसमें मिल के गया था, बोलो पाइथागोरस से। तो इसका अगर 3 एम्पियर, इसका 4 एम्पियर, बताओ भाई कितना करंट गया ये वाला, 3 और 4 कितना, 5 एम्पियर, यहां से 5 एम्पियर गया। अच्छा ये कैपेसिटर के बजाय इंडक्टर होता तो भी 5 एम्पियर। अच्छा इधर कैपेसिटर और इधर इंडक्टर होता तो 1 एम्पियर। ये वाला करंट कितना आ जाता, 1 एम्पियर। क्यों 1 एम्पियर क्यों बोला, बोलो करंट बांटना है ना, तो ऐसे नहीं जोड़ के नहीं बांटना होता, ये अपोजिट फेज की चीजें हैं तो माइनस करना होता है क्या, हाँ तो ऐसे हो जाएगा। आई होप ये डन है। आएंगे एसी में बात करेंगे तो इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बताऊंगा मैं, क्या चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेजिस्टेंस का डन है भाई, रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रहा। कंडक्टेंस बताओ, कंडक्टेंस यहाँ पे मिसिंग है, व्हाट वाज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बारे में बता दीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल एडिशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन। ओके डन है। इंडक्टेंस का हो गया। अच्छा इंडक्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो टेकन इन अकाउंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अगर ले लिया जाए तो L1 L2 प्लस माइनस 2m, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। ऊपर माइनस m स्क्वायर था और नीचे प्लस माइनस 2m। सुने क्या, नोट्स में लिखा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर लेके चला जाए तो इसमें नोट्स में आपका लिखा रखा है मैंने। अच्छा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का कोई रिलेशन होता है क्या, हाँ बोलो होता है क्या, k अंडर रूट L1 L2 m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2। k क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, k इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। व्हाट इज दिस, बोलो अच्छे से ओवरलैप हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 होगा, बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैपिंग अगर है, और अगर ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं है तो 0 से लेके 1 तक होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा किसी ने मुझे कि ये बताओ एक रिंग है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक रिंग ये वाला है इसमें भी करंट फ्लो करेगा, इसमें I1 इसमें I2, बताओ यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा या नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है। क्यों भाई कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्यों 0 है, इसकी वाली फीड इसके थ्रू जाएगी तो सही, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनाएगा। जरा देखो रिंग की फीड क्या ऐसी होती है क्या, ऊपर की तरफ जाती है क्या, हाँ बोलो रिंग की फीड ऐसे ही जाती है, और इसके थ्रू फ्लक्स देखोगे तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा, पेनिट्रेट तो कोई लाइन नहीं करने वाला है तो फ्लक्स कितना होगा 0। इसका फ्लक्स इससे नहीं बने, इसकी फीड इस पे फ्लक्स नहीं बनाएगी और इसकी फीड इस पे फ्लक्स नहीं बनाएगी, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है 0। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 0। इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, लेकिन पूरे दोनों के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। अच्छा अगर टिल्ट कर दे किसी एंगल पे, बोलो ये आएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना 1 बोलो 0 बोलो या 0 से 1 के बीच, और अगर ऐसे कर दिया तो बोलो अब 1 बोल दो, क्योंकि एक की फीड पूरी तरीके से दूसरे पे पूरा फ्लक्स बना रहा है, तब 1 बोल देंगे। आई होप ये समझ में आया। तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि इंडक्टेंस का L1 L2 क्या बोला था, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज टेकन इन अकाउंट, तो फार्मूला क्या बनता है सेल्फ इंडक्टेंस का L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनता है L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस 2m। डन करें, इसको खत्म करें। वो बताना जरा करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बटा था या di बाई dt बटा था, इंडक्टर में, रजिस्टर में करंट बटा था इनवर्स रेशियो में। ये क्या होता है ये समझ आया, इनवर्स रेशियो, और इंडक्टर में अगेन इनवर्स रेशियो, पर di बाई dt बटा था और फिर L से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज बोलेंगे। और कैपेसिटर में क्या बटा था, चार्ज बटा था, चार्ज गया था Q बाई C करके वोल्टेज लिखते हैं। समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है ये जरूरी है जानना। अच्छा ठीक है, कैपेसिटेंस का मैटर डन हो गया। कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस सीरीज में C1 रेसिप्रोकल एडिशन और पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ बल्ब, व्हाट वाज दैट, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ बल्ब, बोलो जब हम लोग बल्ब खरीद के लाते हैं सेम रेटेड वोल्टेज का, ये क्या रेटेड वोल्टेज क्या है बेटा, देखो ये ना फार्मूला समझ के नहीं हो पाएगा अगर इसमें गड़बड़ी हो जाती है। जैसे कल मुझसे गौरव ने एक सवाल पूछा, हाँ मतलब देखो क्या कितना अभी मैं 2-3 बार गौरव का नाम ले चुका हूं, क्योंकि वो लगातार इंटरेक्शन में है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे फिल्टर होती चली जा रही है, सारी समस्याएं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन जहां पर गड़बड़े हो रही है वो सब निकलते चले जा रहे हैं। मैं रोज यहाँ पे बैठ रहा हूँ, रोज डेली, ही यूजुअली कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट्स, वो शाम को बैठता है 1 घंटा ही सही 2 घंटा ही सही, रोज बैठता है और उसकी सारी समस्याएं सॉल्व होती चली जा रही हैं। तो आप ये सोचोगे कि मैं फ्री होऊंगा फिर हम बैठेंगे, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो नीट का एग्जाम निपट जाएगा। तो इसलिए यू जस्ट कीप लुकिंग कि कब हम टाइम निकाल के साथ में इंटरेक्शन कर लें। अच्छा तो उसने सवाल पूछा कि एक सैटेलाइट है जिसका एंगुलर मोमेंटम L था, एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का फार्मूला क्या होता है MVR। उस सैटेलाइट को किसी और ऑर्बिट में अगर शिफ्ट कर दिया जाए 4r रेडियस के ऑर्बिट में, तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अब बताओ भाई, तो पता उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। जैसे एक क्वेश्चन रोटेशन में आता है कि ऐसे टर्न टेबल रोटेट कर रहा था, मैं ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा था और अचानक से हाथ फैला दिया, तो वहां पे तो तुम लिख लेते हो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, उसको क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
उसने वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ लगा दिया, m1 v1 r1 m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2 ऐसे करके लगा दिया। ये नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? सेम ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे में स्विच करेंगे तो क्या किसी को ढकेल के लेके जाना पड़ेगा क्या? ये सम एक्सटर्नल फोर्स या कॉज मस्ट बी इन्वॉल्व। तो आपको ना इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक बार mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना पड़ेगा और एक बार L इज इक्वल टू mvr लिखना पड़ेगा, और वहां से mv स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, उसमें v और r का रिलेशन लाके इसमें भरना पड़ेगा। तो ऐसे करके छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं कि कब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है और कब नहीं लगाना, कब डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। जस्ट कीप लिसनिंग एंड कीप इंटरेक्टिंग। हाँ बताओ भाई, इलेक्ट्रिकल बल्ब पे क्यों ऐसा बात मैं अचानक से ले आया? क्योंकि इसमें एक शर्त होती है फार्मूला यूज करने की। शर्त ये होती है कि रेटेड वोल्टेज सारे बल्ब्स का सेम होना चाहिए। रेटेड वोल्टेज मतलब मार्केट से 4 बल्ब लेके आए, 2 बल्ब लेके आए या 2 बल्ब, उस पे छपा सेम वोल्टेज होना चाहिए। सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एक पे तो 220 वोल्ट दूसरे पे, सेम रेटेड वोल्टेज के बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला रेसिप्रोकल एडिशन। उनको सीरीज में जोड़ोगे, जो पावर खर्चा करेगा वो कैसे मिलेगा? रेसिप्रोकल एडिशन से। सुने क्या? पावर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो खर्च होगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे खर्च होगी? डायरेक्ट एडिशन। लेकिन कब ये बोलना है? व्हेन वी आर गोइंग टू सी दिस, से दिस when rated voltage is same rated voltage, बोलो रेसिप्रोकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन। ऐसा याद कर पाएंगे? मान लो भूल गया, कंफ्यूज हो गए तो। हाँ बोलो, घरों में होता है कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोग बोलते हैं कि बल्ब मत जलाओ, बिजली खर्चा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब आप नया बल्ब जोड़ते हो तो पावर पहले वाले पावर से ज्यादा हो जाता है। ये कब आता है? ज्यादा से ज्यादा पावर कब आता है? बड़े से बड़ा वैल्यू कब आता है? डायरेक्ट एडिशन। और वो कब होगा? जब घरों वाला सिस्टम लगाओगे, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आंसर आता है? पावर बड़े वाले से भी बड़ा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है? हाँ, तो ऐसे रेसिप्रोकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन। और स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में क्या बात हुई थी भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट का स्टिफनेस कितना आता था? बोलो रेसिप्रोकल एडिशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता था? डायरेक्ट एडिशन। एक ये बताओ, ये कैसे याद किया तुमने? ये कैसे याद करोगे? बोलो स्प्रिंग सीरीज में लंबी हो जाएगी। जितनी स्प्रिंग लंबी होती है उतनी हार्ड होती है या सॉफ्ट हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। स्टिफ कम हो जाता है। छोटी स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होता है। और सीरीज में जोड़ोगे लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब स्टिफनेस घट गया। तो कौन सा एडिशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल एडिशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सुन रही हो? हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोला? रेसिप्रोकल एडिशन। स्टिफनेस कम से भी कम हो जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या? डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन क्यों? पैरेलल में छोटी छोटी स्प्रिंग सभी छोटी होती है, कई सारी छोटी स्प्रिंग मिलकर मुकाबला कर रही होती है। हाँ, तो ये हो गया डायरेक्ट एडिशन और रेसिप्रोकल एडिशन। आई होप यहां तक सब लोग समझ गए हैं। देखो, इसके अलावा ना और कोई भी पॉइंट्स तुम्हें दिखेंगे जब पेपर्स करोगे ना, तो इसके अलावा भी दिखेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। रिमेनिंग बचे हुए टाइम में आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना। अच्छा, मैचिंग टू डायरेक्ट एंड रेसिप्रोकल की लिस्ट मैंने बनाई है। जो डायरेक्ट एडिशन और रेसिप्रोकल एडिशन हम लोग कर रहे हैं, उसका मैचिंग टाइप के और क्वेश्चंस। पहला फार्मूला देखिएगा। पहला फार्मूला बनता है क्या? अल्फा इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। आता था? कौन से चैप्टर में आया था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बना था? मैं कहूं कि एक मटेरियल सीरीज कॉम्बिनेशन में एक तार है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, वो लेकिन कॉपर का बना है। एक तार और है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, लेकिन वो सिल्वर का बना है। और दोनों को सीरीज में जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, करंट फ्लो कर रहा था। पर अचानक से एकदम से गर्म हो गया माहौल और पूरा दोनों तार गर्म हो गए। बताओ, दोनों के रेजिस्टेंस बढ़ेंगे? अब हम बढ़ेंगे। सेम तरीके से बढ़ेंगे या अलग अलग तरीके से बढ़ेंगे? अलग अलग बढ़ेंगे। फिर आर इक्विवेलेंट किस अल्फा से बढ़ेगा? उसका फार्मूला है ये, मतलब अल्फा इक्विवेलेंट। जो मटेरियल इक्विवेलेंट लगाना है, दोनों तार को हटा के, कॉपर और सिल्वर हटा के अकेला मटेरियल जो रिप्लेस करते हैं, उसका अल्फा इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2 या अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। मान लो ऑप्शन में आया है तो कैसे फिल्टर करोगे? बोलो डायमेंशन तो अल्फा का बनना चाहिए। और अल्फा का डायमेंशन कब बनेगा? जब ऊपर R हो, नीचे R हो और R कैंसिल हो जाए। हाँ, तो R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा सोचो, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती तो क्या बोल देते? R1 R2 सेम होते, बोलो अरिथमेटिक मीन आ जाता। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अल्फा इक्विवेलेंट क्या आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है क्या? हाँ, R1 का अल्फा 2 से। एक्चुअली ओरिजिनल फार्मूला पता कैसा होता है? वो अल्फा 1 अपॉन R1 प्लस अल्फा 2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ का फार्मूला नहीं आया था? पैरेलल का फार्मूला इक्विवेलेंट ईएमएफ का E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन ये एक्चुअल नहीं था। एक्चुअल वाला क्या था? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। किसका फार्मूला बोला मैंने?
ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ, वही सेम फार्मूला उसका भी तो होता है। कौन सा? पोटेंशियल ऑफ जंक्शन का। पोटेंशियल ऑफ जंक्शन का भी यही तो फार्मूला था, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का भी ये तो फार्मूला था, प्रेशर ऑफ जंक्शन का भी ये तो फार्मूला था। हाँ, तो ईएमएफ ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का भी यही फार्मूला होता है, और अल्फा इक्विवेलेंट का पैरेलल का भी यही फार्मूला होता है। कैसे लिखते हैं? अल्फा 1 अपॉन R1 प्लस अल्फा 2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहां भी अगर तुमसे बोला जाए ना R1 और R2 सेम है, तो पता कितना आएगा अल्फा इक्विवेलेंट? अगेन अरिथमेटिक मीन। सुने क्या? अल्फा इक्विवेलेंट अरिथमेटिक मीन ही आएगा केवल अगर R1 और R2 रेजिस्टेंस सेम है, मटेरियल कुछ भी हो। सीरीज में भी वही आता है क्या? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, और पैरेलल में भी वही आता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। ये अल्फा इक्विवेलेंट, नाम बताना इसका क्या है? ये अल्फा, अल्फा क्या चीज है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में कुछ और बात बता दो। बोले ये बहुत स्पेशल चीज होती थी, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ आया था, अगर किसी तार का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे R है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ के R प्लस समथिंग हो गया, अगर वापस उसको ठंडा करके 100 से 0 ले आओगे तो क्या लगता है? वापस R रेजिस्टेंस बन जाएगा? बोलो नहीं। गर्म करके अगर रेजिस्टेंस R से 2R हो गया तो क्या ठंडा करके 2R से R हो जाएगा? अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों भाई नहीं हो पाएगा? क्योंकि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको सिखाया था। क्या फार्मूला था भाई? किसी को याद है क्या फार्मूला था थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंसी का? बोलो ऐसा लिखा हुआ था, रेसिप्रोकल रिलेशन था कुछ। क्या था बेटा? 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ये रहेगा। एक बार T1 का अल्फा लिख लो और T2 टेम्परेचर का जो पूछ रहे हैं वो टेम्परेचर लिख लो और अल्फा 2 सॉल्व कर लो। यू गॉट इट? क्या अल्फा कई जगह पर आता है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में भी तो अल्फा आता था, थर्मल एक्सपेंशन वाला अल्फा, और थर्मोडायनेमिक्स में भी तो अल्फा आता था, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो ये वाला अल्फा, रेजिस्टेंस वाला अल्फा स्पेशल होता है, वो ना थर्मल एक्सपेंशन में होता है ना गैस में KTG में होता है। वो वाला अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कौन सा टेम्परेचर? लगातार वाला नहीं, सिर्फ इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर अगर आपने डिफरेंट लिया, बोलो अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा बट इट विल हैव डिफरेंट वैल्यू। समझ में आया? सुने क्या? अल्फा इक्विवेलेंट। क्या बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। हाँ, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पता है इसको PTC बोलते हैं। PTC ये क्या चीज होता था? PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे NTC नाम की चीजें भी हमारी लाइफ में होती हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो क्या होता है? हाँ, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है, घटता है। और कॉपर का तो स्पेशल होता है, PTC होता है, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ता है। पता कॉपर का रेजिस्टिविटी का ग्राफ कैसा बना है? ये ना ρOT का ग्राफ NCERT में दिया हुआ है। फिर से बताओ, रेजिस्टिविटी के बारे में, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ लीनियर होता है? हाँ बोलो, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स का होता है पर कॉपर का नहीं होता है। कॉपर का कैसा दिखता है? ऐसा पैराबोला टाइप, ये वाला ग्राफ। PTC है या NTC है? कॉपर तो मेटल है, PTC होगा। PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टिविटी का ये रहा ग्राफ। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। रेजिस्टिविटी का और ग्राफ दिया हुआ है, एक आध एक्सेप्शन होते हैं, वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, वो थर्मोमेट्री में रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर में कुछ बात हुई थी क्या? रेजिस्टेंस क्योंकि लीनियरली वेरी करता है विथ टेम्परेचर, इसलिए उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के नाम पे यूज कर लेते हैं। सुने क्या? रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, जो हम लोग थर्मोमीटर में उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिकॉज इट वेरीज विथ टेम्परेचर एज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल या टेम्परेचर से बढ़ता ही क्यों है? बोलो रो L अपॉन A में रो नाम की चीज के डिटेल से देख लो। रेजिस्टिविटी का फार्मूला याद है किसी को? हाँ, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। टाउ के बारे में याद है? टाउ क्या था? हाँ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम दो जगह पे होता है, एक KTG में होता था और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। KTG वाला रिलैक्सेशन टाइम अलग होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला रिलैक्सेशन टाइम अलग होता है। फार्मूला सेम जैसा दिखता है, लैम्डा अपॉन VT, पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यूज अलग होती हैं। लैम्डा क्या चीज है? मीन फ्री पाथ। सुने क्या? हम लोग रेजिस्टिविटी पे बात कर रहे थे बेटा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे पहुंच गए। अब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, तभी तो बोल रहे हैं थर्मल कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता है। कॉपर के लिए तो कैसा ग्राफ बनता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए बोलो घटता है, रेजिस्टिविटी घटता है। कैसे घटता है? एक्सपोनेंशियली घटता है। कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। किसी को फार्मूला याद है? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ता है? हाँ, A नॉट T की पावर 3/2 E की पावर माइनस EG अपॉन 2 KT। ये सिग्मा का फार्मूला था, सिग्मा टेम्परेचर डिपेंडेंसी था। तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी वहां एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली
घटती है सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर का भी रेजिस्टिविटी घटता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। रेजिस्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटता है। सुने क्या? ठीक है, तो बात कुछ तो बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, वो रो के बारे में, एन एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का फार्मूला ये रहा बेटा, लैम्डा अपॉन वीटी। तुम्हें पता है केटीजी में, केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लैम्डा को मीन फ्री पाथ बोलते थे। उसका एक फार्मूला भी होता था, याद है किसी को? 1 अपॉन रूट 2 पाई एन स्टार डी स्क्वायर, और एक और था केटी अपॉन रूट 2 पाई पी डी स्क्वायर। और ये टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके लैम्डा चेंज हो जाता था। मीन फ्री पाथ विल बी डिफरेंट इफ प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस आर डिफरेंट। तो ये भी वेरिएबल, और वीटी तो पता ही है, वीटी कितना होता है? √3 kT बाई एम। वीटी क्या चीज है? थर्मल वेलोसिटी। वहां गैस में केटीजी में गैस के मॉलिक्यूल की, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी, जो कि फार्मूला होता है √3 kT बाई एम, दोनों जगह पर, इलेक्ट्रॉन के लिए भी गैस के लिए भी। तो ये वेरिएबल दोनों में होता है, लेकिन ये वाला एक केस में वेरिएबल होता है। कहां पे? केटीजी में या वायर में इलेक्ट्रॉन्स के लिए? बोलो केवल केटीजी में प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है तो मीन फ्री पाथ फिक्स होता है, क्योंकि एटम्स फिक्स है। सॉलिड के एटम होते हैं भाई तारों में। तार में किसके एटम होते हैं? सॉलिड के, कॉपर का वायर। तो इसलिए लैम्डा फिक्स होता है, केवल वीटी डिसाइड करता है। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी केवल वीटी डिसाइड करता है। समझ में आया? छोटा सा पॉइंट लेकिन स्पेशल पॉइंट था। चलो आगे बढ़ गए, बहुत आगे तक निकल गए थे। समझ आया ये रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट डन है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो एक्सटेंशन काफी लंबा चला गया, लेकिन उस लंबे से एक्सटेंशन पे मैं वापस आऊंगा, और वापस आके फिर से 10-15 पॉइंट एक साथ बोल दूंगा इस पे। ठीक है, फिर से आएंगे हम लोग, वापस से आएंगे, कई बार आएंगे। चलो बताओ ये क्या था? इक्विवेलेंट टाइम पीरियड। ऐसा मैंने सीरीज पैरेलल जैसे दिखते हुए डायरेक्ट और रेसिप्रोकल एडिशन जैसे फार्मूले मैंने कंबाइन किए। अब बताओ ये वाला फार्मूला कब आता है? टी इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। कब हम लोग ये यूज करते थे? इसको एक स्प्रिंग से लटका दिया, पहली स्प्रिंग से, टाइम पीरियड आया T1। इसी को दूसरे स्प्रिंग से लटका दिया, टाइम पीरियड आया T2। फिर इसी को दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से लटका के टाइम पीरियड पूछ लिया, तो क्या बोलोगे? बोलो डायरेक्ट एडिशन, लेकिन किसका? हाँ, टी स्क्वायर्स का डायरेक्ट एडिशन, या टी इक्विवेलेंट पाइथागोरस एडिशन से आ जाएगा। टी स्क्वायर्स का डायरेक्ट एडिशन, और ये वाला टी स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल एडिशन। कब? जब स्प्रिंग्स को कैसे जोड़ा? पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ के सेम मास को लटकाया, तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल एडिशन ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबको? टाइम पीरियड से रिलेटेड एक और बात मेरे को दिमाग में याद आ रही है, जो कि इसमें नहीं लिखा है, उसको भी लिख दूंगा। वो अभी अभी याद आया है कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में टाइम पीरियड की बात हुई थी कुछ। टाइम पीरियड आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। बताओ भाई क्या था? सीरीज एंड पैरेलल, ये लिख दिया, कलेक्ट करता जाऊंगा। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, हाँ भाई देखो, दो टाइम पीरियड हमारी हेल्प करते थे दो तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट सॉल्व करने में वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के टाइम पे। मुझे बता सकते हो अगर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख के छोड़ दे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़ के, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था? बार मैग्नेट के टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी। अब उसमें दो मैग्नेट तुम्हें दे दिए गए और इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स के रेशियोज पता करने थे, मैग्नेटिक मोमेंट्स रिलेट करने थे, तो दोनों को लटका के दोनों के टाइम पीरियड पता किया, एक एक का अलग अलग। बोलो उससे तब फायदा होगा अलग अलग जब दोनों के आई सेम हो। आई क्या चीज था? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर सेम साइज के हैं तो अलग अलग लटका के टाइम पीरियड पता करो, और मैग्नेटिक मोमेंट m1 अपॉन m2 पता क्या आएगा? T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों के आई अलग अलग हुए तो कभी भी अलग अलग लटका के टाइम पीरियड नहीं, कंबाइन करो। सेम m1 m2 डायरेक्शन तो टाइम पीरियड निकाल लो, और फिर अपोजिट m1 m2 डायरेक्शन फिर टाइम पीरियड निकाल लो, और दोनों टाइम पीरियड की यूज करके m1 अपॉन m2 बता दो। बताओ क्या आया था m1 अपॉन m2? बोलो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस, ये वाला कब रिलेशन बना था? फिर से बताओ। जब I वाज डिफरेंट, तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर करके बस सीधा और उल्टा करके टाइम पीरियड C1 T2 निकाला। डन है? हाँ, तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की बात हुई, सेम मास सेम टाइम पीरियड्स का हेल्प लेके हम लोगों ने कुछ बातें कर लिया, और वहां पे भी चलो ये मॉडर्न फिजिक्स में भी ऐसे रेसिप्रोकल डायरेक्ट एडिशन, कहां पे मॉडर्न फिजिक्स में रेसिप्रोकल एडिशन डायरेक्ट एडिशन होता है जी? मॉडर्न फिजिक्स में कहां पे होता है ऐसा रेसिप्रोकल एडिशन? बोलो जब स्पेक्ट्रल लाइंस बनने वाली होती हैं। कब स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है? एक्साइटेशन में या डीक्साइटेशन में? एक्साइटेशन के दौरान या डीक्साइटेशन के दौरान? वेरी गुड। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगे उसके बारे में पता है? कितना स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा इसका कोई फार्मूला होता है? बोलो नहीं, इसका नहीं होता है। कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी इसका फार्मूला होता है। दोनों में अंतर है क्या? कैसे अंतर कैसे है? बोलो अंतर ऐसे है कि एक सिंगल एटम हुआ एक्साइटेड स्टेट का, तब तो मैन्युअली सॉल्व करना होता, फार्मूला नहीं लगाना होता है। फिर
लेकिन सैंपल ऑफ एटम हुआ तो फार्मूला लगाना होता है। क्या मैटर भाई, सैंपल ऑफ एटम और सिंगल एटम का क्या मैटर था। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पहुंच चुके हैं। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज के बारे में कुछ बात कर रहा हूं। बताओ भाई, क्या मैं बोल रहा हूं, जो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 का फार्मूला हम लोग यूज कर लेते थे, या फिर n इंटू एन माइनस 1/2 वाला फार्मूला यूज कर लेते थे, वो कौन सी जगह पे मैं पहुंच चुका हूं, ऐसा कौन सी जगह पे होता था, बोलो, सोचो जरा। तो पानी पी रहा हूं, 1 मिनट। सोचिए। हाँ जी बेटा, बोलो, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। हाइड्रोजन एटम एक सिंगल एटम है तुम्हारे पास, और इधर डब्बा भर के है, पूरा सैंपल ऑफ एटम इसको नाम देते हैं। एक सिंगल एटम में 1 से लेके 4 तक का एक्साइटेशन कराया, चलो 1 से लेके 3 तक का करा लेते हैं। एक्साइटेशन अपने कंट्रोल में होता है, वी कैन कंट्रोल द एक्साइटेशन। कितने मेथड्स होते थे एक्साइटेशन के, 4 मेथड्स। वही 4 मेथड हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज करते हैं, वही 4 मेथड हम सेमीकंडक्टर में भी यूज करते हैं, वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो पैदा करते हैं, वो 4 मेथड्स कौन सा, फोटॉन से, थर्मल, फीड और सेकेंडरी। ये 4 मेथड से सेमीकंडक्टर में किसके लिए, मेजॉरिटीज के लिए यूज करते हैं, माइनॉरिटीज के लिए, ओनली माइनॉरिटीज। मेजॉरिटीज को आप टच नहीं कर सकते हैं, वो केवल और केवल इंप्योरिटीज डिसाइड करते हैं। मेजॉरिटीज की पॉपुलेशन इज डिसाइडेड बाय ओनली इंप्योरिटी। सुने, माइनॉरिटी की पॉपुलेशन के लिए 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं इन सेमीकंडक्टर, चारों के चारों यूज होते हैं, चाहे वो सोलर सेल हो, चाहे फोटो डायोड हो, चाहे वो जीनर एवलांचे ब्रेकडाउन हो, इन सब में यही 4 मेथड टू कंट्रोल द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा ठीक है, तो ये 4 मेथड्स में से एक मेथड यूज करके हम एक्साइटेशन करा लेंगे, अपने कंट्रोल में है। मॉडर्न फिजिक्स में वापस आ चुके हैं, अपने कंट्रोल में एक्साइटेशन है। आउट ऑफ एनी 4 मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज करो। वैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हम लोग कौन सा मेथड यूज किए थे, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में कौन सा मेथड यूज किए थे एक्साइटेशन के लिए, बोलो फोटॉन्स भेजे थे। क्यों फोटॉन्स भेजे थे, वैसे सेकेंडरी क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। बताओ फर्स्ट और लास्ट ऑर्बिट का एनर्जी गैप हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, बोलो बोलो भाई, देखो केवल मैं ही बोलूंगा क्या, मैं ही बोलूंगा, पूरा दिन भर मैं ही बोलता रहूंगा, तुम लोग भी बोलो। 13.6 का गैप होता है, और ये कम होता है या ज्यादा होता है, बोलो बहुत कम होता है। विजिबल लाइट जो कि लगभग फील ही नहीं होते, एक एक फोटोन को देखो, लाखों करोड़ों फोटोन आते हैं तब जाके थोड़ी गर्मी लगती है, तो बहुत कम होता है। नहीं, अंधेरे में भी थोड़ी सी रोशनी आती है तब भी मिलियंस ऑफ फोटॉन्स आ रहे होते हैं, तो बहुत कम एनर्जी होती है। बोलो 13.6 इज द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव गॉट, वेरी लेस होती है। तो आप बोलो फोटॉन्स ही मदद कर यूज करो, क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी गैप इतना कम होता है कि अगर आपने फोटॉन के अलावा कोई मेथड यूज किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में आयनाइजेशन कराना चाहते हैं, नहीं। बोर्स मॉडल में कौन लोग, 4 लोग थे जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, 4 लोग थे या 3 लोग थे, बोलो हाइड्रोजन एक था, दूसरा कौन था, हीलियम प्लस था, तीसरा कौन था, लिथियम 2 प्लस था, और चौथा कौन, चौथा कौन था जी, पहला हाइड्रोजन एटम, उसमें बोर्स मॉडल लगा लिया, सारे फार्मूले बना लिए, दूसरा हीलियम प्लस, तीसरा लिथियम 2 प्लस, चौथा कौन था, वाज द फोर्थ वन, पॉजिट्रोनियम एटम। उससे इतना बड़ा सीक्रेट पता चला था, पॉजिट्रोनियम एटम हाइड्रोजन एटम का भाई, हल्के वाला भाई, बहुत हल्के वाला। कैसे हल्के वाला, बोलो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो बहुत हेवी होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, कीकली गेम खेल रहा होता है, और हाथी और इलेक्ट्रॉन में कौन चल रहा होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिट्रोनियम एटम में बोलो पॉजिट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। बताओ दोनों का मास सेम होता है क्या, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम, तो दोनों घूम रहे होते हैं। तुम्हें पता है हाइड्रोजन एटम में सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके चलता है, काइनेटिक वाली इलेक्ट्रॉन केवल चलता है, न्यूक्लियस रुका रहता है, इसलिए उसका रेडबर्ग कांस्टेंट आर इंफिनिटी लिखा जाता है। आर इंफिनिटी समझो, नहीं देखे होगे लेकिन सच्चाई यही है, आर इंफिनिटी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 10972737, बोलो ये हाइड्रोजन एटम के लिए होता है ये वैल्यू, लेकिन अगर पॉजिट्रोनियम एटम के लिए बोल फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, रेडबर्ग कांस्टेंट। तुम्हें मालूम है 1 रेडबर्ग एनर्जी कितनी होती है, हाउ मच इज 1 रेडबर्ग एनर्जी, आगे हम लोग इसी पे पहुंच गए हैं, एटॉमिक एक्साइटेशन पे बात कर रहा हूं। 1 रेडबर्ग एनर्जी कितनी होती है, हाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको बोलते हैं आर एच सी, आर इंफिनिटी इंटू एच सी। एच सी का वैल्यू याद है, 1, 5 पे हाथ रोक लेना, 1 2 3 5, बस यहां पे हाथ रोक लेना है। तो 1 एच सी का वैल्यू तो 12375, उसी में आर इंफिनिटी और मल्टीप्लाई कर दो। पता है ये जो एच सी का वैल्यू तुमने बोला उसके आगे एक यूनिट होती है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, और रेडबर्ग कांस्टेंट 109737 जब बोलते हो तो पर सेंटीमीटर बोलते हो, वो भी मल्टीप्लाई करो, नीचे सेंटीमीटर ऊपर एंगस्ट्रॉम, यूनिट बदल के डिस्टेंस गायब, और एनर्जी बन जाता है, कितना बनता है 1 आर एच सी का वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 को आप आर एच सी से रिप्लेस कर सकते हो, समझ में है। वैसे ध्यान रखना एच सी का वैल्यू
याद रहेगा, Hc का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो तुमने याद कर लिया, जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता था या जूल में होता था? और अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 आएगा। 2.18 इंटू, ये वाला तो वेलोसिटी के फार्मूले में भी नंबर था। अरे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या था? 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड जेड बाई एन। बोलो यही एनर्जी में भी आएगा, पर वो 10 पावर 6 नहीं होगा। कितना होगा? 10 पावर माइनस 18, बहुत कम हो गया। 10 पावर माइनस 18, 13.6 बोलो, ऐसा एनर्जी का फार्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, या माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल बोल दो। सुने क्या? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फार्मूला। कौन सा मेथड यूज किया भाई एक्साइटेशन के लिए? हाइड्रोजन एटम में कौन लोग? 4 लोग थे, फिर से बताना। 4 लोग जिसकी बातें हम लोग करते हैं बोर्स मॉडल में। बोर्स मॉडल में किसके 4 लोगों की बात है? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, पॉजिट्रॉनियम। तुम्हें पता है रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर जाता है। अगर पॉजिट्रॉनियम एटम तो रेडबर्ग कांस्टेंट आधा हो जाता है, जितना तुम बोले थे उसका हाफ एग्जैक्ट कर लेना, आधा हो जाता है। तो 13.6 का आधा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होता है, आधा एनर्जी इसके न्यूक्लियस के पास, पॉजिट्रॉन के पास होता है। एनर्जी गैप, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी गैप कितना होता है? जल्दी से बताओ। अरे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी गैप कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो, किसी का भी पता चल गया। नॉट ओनली हाइड्रोजन, हीलियम का जेड स्क्वायर, जेड हीलियम का कितना होता है? Hc प्लस का 2, Li2 प्लस का जेड कितना होता है? 3। तो हीलियम के लिए फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी गैप कितना आएगा? 10.2 इंटू 2 का स्क्वायर। अच्छा, लिथियम के लिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी गैप आएगा 10.2 इंटू 3 का स्क्वायर। सुने क्या? ये एनर्जी। अच्छा, सेकंड और थर्ड का एनर्जी गैप किसी को याद है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट और सेकंड का हाइड्रोजन का गैप कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड थर्ड का 1.9, और फर्स्ट और थर्ड का बन जाता है 12.1 इंटू जेड स्क्वायर। और बोल देना, सुन रहे हो? लेकिन पॉजिट्रॉनियम एटम में ये पूरा हिसाब आधा, 10.2 के बजाय 5.1 बोलना है ना। पॉजिट्रॉनियम से जो एनर्जी निकलेगी, स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगे, उनकी एनर्जी हाफ होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन में जो निकली थी रायमंड सीरीज, सारा हाफ, एनर्जी हाफ तो वेवलेंथ डबल। सुनिए क्या? स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ पॉजिट्रॉनियम एटम में डबल होता है। कौन 4 लोग ये डन हो गए? 4 लोगों की बातें बोर्स मॉडल में। वैसे बोर्स मॉडल में 3 पॉस्टुलेट्स हुआ करते थे बोर के। ये MVR इज इक्वल टू NH/2 कौन से नंबर पे आता था? बोर्स पॉस्टुलेट 3 होते हैं, 3 में से ये वाला कौन से नंबर पे आता था? MVR, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, MVR इज इक्वल टू NH/2। हाँ, सेकेंड पॉस्टुलेट। तो फर्स्ट वाला कौन सा था? हाँ, स्टेबल ऑर्बिट वाला, जिसमें एनर्जी फिक्स बोल दिया था, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बोल के छुटकारा पा लिया था। बाद में डी ब्रॉगली आए थे कि क्यों स्टेबल बोल रहे हैं, MVR इज इक्वल टू वो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा वाली कहानी बोल के। सुनिए क्या? फर्स्ट पॉस्टुलेट था स्टेबल ऑर्बिट की कहानी, जिसमें एनर्जी फिक्स हो गई थी। सेकंड पॉस्टुलेट MVR इज इक्वल टू NH/2π। व्हाट वाज द थर्ड पॉस्टुलेट? बोलो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जंप करने के बाद वापस जब आएगा तो स्पेक्ट्रल लाइन निकालेगा। दैट वाज द थर्ड पॉस्टुलेट। इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम इज द थर्ड पॉस्टुलेट। चलो वापस आ जाते हैं इस पे। ये मैटर क्या है भाई? बोलो ये डीएक्साइटेशन का प्रोसेस है जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, वो सिंगल हाइड्रोजन एटम सैंपल ऑफ एटम में क्या मैटर चल रहा था? फिर इस पे हम पहुंच जाएंगे, फिर आगे के डिस्कशंस पे आगे बढ़ जाएंगे। सिंगल एटम और सैंपल ऑफ एटम, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस? बोलो एक्साइटेड एटम 1 से लेके 3 तक का सिंगल एटम अगर हुआ तो पता है, बोलो 3 से 2 पे आएगा, 2 से 1 पे आएगा। एक ये या तो चॉइस ले सकता है, या फिर 3 से डायरेक्ट 1 पे। तो बताओ मैक्सिमम। अच्छा 4 वाला देख लो, 1 से 4 का एक्साइटेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एक ही एटम है तो बोलो एक ही पॉसिबिलिटी, कोई से वैसे एक ही चूज करेगा। जैसे आप बोलो 4 से डायरेक्ट 1, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एक ही होगा, और मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? बोलो 3, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, कितने मैक्सिमम? एक सिंगल एटम से कितने मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस? 3। 1 से 4 का एक्साइटेशन तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस 3 बनेंगी। अच्छा लेकिन अगर सैंपल ऑफ एटम, ध्यान से क्वेश्चन में देख लेना, सिंगल एटम या सैंपल ऑफ एटम। सैंपल ऑफ एटम है तो मतलब खूब सारे 1 से 4 के एक्साइटेड एटम्स हैं, तो बोलो टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी 6। अच्छा बहुत सारे हजारों हाइड्रोजन एटम्स है 1 से 4 के, 6 ही होंगे या हजारों हो जाएंगे? बोलो ऐसे काउंट किया जाता, अलग अलग वैल्यू के वेवलेंथ को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। ये नहीं कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन्स कितने निकल रहे हैं उसको स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। ध्यान रखना अंतर होता है, कितने फोटॉन्स निकले तो बोलो इनफाइनाइट निकलेंगे। सैंपल ऑफ एटम से डीएक्साइटेशन के दौरान इनफाइनाइट फोटॉन्स निकलेंगे, लेकिन स्पेक्ट्रल लाइंस कितने निकलेंगे? अगर 1 से 4 का एक्साइटेशन में डीएक्साइटेशन होता है, बोलो पॉसिबिलिटी सैंपल से तो 6 की है। और 6 कैसे जी? सारे कॉम्बिनेशन देख लो, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये अलग हो गए। 4 से 2, 2 से 1 मत लेना, हो चुका है। अच्छा फिर बोलो 3 से 1, ये वाला केस। तो ऐसे कर करके टोटल कितने बनेंगे? 6।
टोटल डिफरेंट डिस्क्रीट डिफरेंट वैल्यूज 6 ही आएंगे। उसके लिए फार्मूला भी तो है अपने पास, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सुने क्या, डेल्टा एन क्या चीज है बेटा, यही ऑर्बिट का नंबर का डिफरेंस जो आता है, जैसे 1 से 4 तो डिफरेंस कितना आएगा 3, और 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2 कर लो तो 6 आ जाएगा। समझ में आया। एक और फार्मूला मैंने बताया था तुम्हें, n इंटू एन माइनस 1/2, यही सेम चीज के लिए, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन था इसके लिए। क्या रिस्ट्रिक्शन था, हाँ एक्साइटेशन हमेशा कहां से होना चाहिए 1 से, हाँ ग्राउंड स्टेट, वो भी 1 वाला ग्राउंड स्टेट, हाँ तो 1 से होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही ये हो सकता है, वो भी तो 1 से होना चाहिए, और फाइनल नंबर को n ले लो, n इंटू एन माइनस 1/2। अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को कौन सा नंबर देते हैं 2। ये ऐसा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि मैंने एक फोटोन भेजा ई एनर्जी का, क्या ऐसा हो सकता है डी एक्साइटेशन के दौरान ई से ज्यादा एनर्जी का, ई के बराबर एनर्जी का और ई से लेस एनर्जी का सारे टाइप के एनर्जी के फोटोन निकल सकते हैं या नहीं। कौन सा वाला नहीं निकल सकता है, मैंने ई एनर्जी का फोटोन भेजा एक्साइटेशन के लिए, डी एक्साइटेशन में कौन सी वाली एनर्जी का फोटोन नहीं मिल सकता, ई से ज्यादा, ई से कम, ई के बराबर, बोलो सारे मिल सकते हैं। याद है वो बात, चलो मॉडर्न फिजिक्स में इसको देख लेना, मैंने लिखा रखा है, आप एक्साइटेशन के लिए ई एनर्जी का फोटोन अगर भेजते हो तो डी एक्साइटेशन में उससे ज्यादा वाला एनर्जी फोटोन भी मिल सकता है, उसके बराबर भी मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है। आई होप ये सब बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग सैंपल ऑफ एटम क्लियर है, सिंगल एटम सैंपल ऑफ एटम, सैंपल सिंगल एटम में आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा और सैंपल ऑफ एटम में वो फार्मूला लगा लेना। तो ये रहा ऑल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस का केस सैंपल ऑफ एटम से, और मैंने एक्साइटेशन करा रखा 1 से 4 तक का। डी एक्साइटेशन के दौरान ये डायरेक्ट आ गया तो लैम्डा, लैम्डा मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये सबसे बड़ा वाला लैम्डा दिख रहा है, सबसे बड़ी वाली लाइन का मिनिमम, एनर्जी जितनी ज्यादा लैम्डा उतना कम, लाइन देख के मत बोलना, इसका लैम्डा मिनिमम होगा। अच्छा ये वाला फिर आगे का सीक्वेंस, आगे का सीक्वेंस, अगर 3 लाइनें जोड़ के ये वाली लाइन बन रही है तो बोलो रेसिप्रोकल एडिशन कर लो, जो इनका 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 ये बड़े 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 वेवलेंथ है, इनका रेसिप्रोकल एडिशन क्या आएगा, छोटे वाले से भी छोटा। ये रहा लैम्डा का रिलेशन, ध्यान रखना, लेकिन तीनों लाइनें छोटी छोटी जोड़ के ये वाली बड़ी वाली लाइन बननी चाहिए। समझ आया, जैसे यहां से यहां भी अगर मैं एक लैम्डा बाई 4, लैम्डा 4 का बोल देता 1 और 2 का जोड़ के, तो 1 बाई लैम्डा 4 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 11 बाई लैम्डा 2। और ये क्या चीज है बेटा, बोलो फ्रीक्वेंसी है, उसी लाइन की फ्रीक्वेंसी, तो जितनी बड़ी लाइन उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी बड़ी लाइन उतना कम वेवलेंथ, जितनी बड़ी लाइन उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो ऐसा होता है, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और वेवलेंथ एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, हाँ तो उसके हिसाब से है। तो ये रहा, ये ध्यान रहेगा, ये भी नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, क्लियर है ये। अच्छा उसके बाद आता है ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग में मैंने प्लकिंग एंड टचिंग का केस बताया था। प्लकिंग एंड टचिंग मतलब, बोलो प्लकिंग जब हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, एक रस्सी बांध दिया, बीच में प्लग किया, अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, साइड में 2 हिस्से करके बीच में प्लग किया, अलग फ्रीक्वेंसी, बीचों बीच में तो सिंगल लूप बनेगा, एक ही लूप में ऑसिलेशन होगा, तो फ्रीक्वेंसी बताओ क्या लिखते हैं हम लोग, याद है, हाँ बोलो V/2L लिखते हैं। अच्छा 2 लूप में अगर वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2V/2L, और 3 लूप में, जब भी ऐसे बोलते हैं ना 3 लूप में एक ही स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब तीनों बराबर बराबर लेंथ के लूप बनते हैं। सुने क्या, पूरी रस्सी में 3 बराबर बराबर लेंथ के लूप बनेंगे, ऐसे बोला जाएगा, आ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 3 लूप्स, इसका मतलब 3 बराबर बराबर लूप बनेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, सिंगल लूप का ट्रिपल कर लो, सिंगल लूप का कितना होता है V/2L, तो 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो क्या बोलोगे 3V/2L, ऐसे 5 लूप में वाइब्रेट कर रहा है एक रस्सी तो क्या बोलोगे 5V/2L उसकी फ्रीक्वेंसी। ये प्लकिंग का केस है। कहां प्लग किया, बोलो अगर 5V/2L वाला फ्रीक्वेंसी है तो रस्सी के 5 हिस्से कर लो, प्लकिंग लोकेशन पता क्या आएगी, वो तो बोलो जरा L/5 या L/10 चॉइस करो। 5 हिस्से करा मैंने रस्सी के, 1 2 3 4 5, कितने हिस्से 5 हिस्से, L/5 L/5 L/5। अब बताओ प्लकिंग कहां खींचा, कहां पे, बोलो पहले हिस्से के बीचों बीच में, तो L/5 का आधा कितना होता है L/10, तो प्लकिंग डिस्टेंस होगा L/10, तब जाके ये फ्रीक्वेंसी बनती है। क्लियर है ये बात, क्या हुआ, प्लकिंग डिस्टेंस अलग होता है, खींचने वाला डिस्टेंस, और टचिंग डिस्टेंस क्या होता है जी, व्हाट इज टचिंग डिस्टेंस, बोलो टचिंग मतलब रस्सी पकड़ लो तो वहां पे पकड़ के रखो, ब्रिज लगाना भी इसको बोलते हैं, ब्रिज लगा दिया, यहां ब्रिज लगा दिया, 2 जगह पे ब्रिज लगा दिया, और ऐसे ब्रिज लगाया कि ये वाला लेंथ स्ट्रिंग का इधर वाला L है तो दूसरे वाले का 2L है, तीसरे वाले का 3L है। अब आप बोल दो कि ये अलग अलग रस्सी हो गए, 3 अलग अलग लेंथ के 3 रस्सी हो गई। सुने क्या, क्या ब्रिज लगाओ या टच करो एक ही बात है, ब्रिज भी उसको पकड़ के रखता है और टच करते हो तो भी पकड़ के रखता है। ब्रिज मतलब एकदम से ऐसे ना टांग देगा रस्सी को, और वो हिलने वाला नहीं है, अब वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, तो टांग दिया। और प्लकिंग जब किया था तब, ये तो टचिंग वाला केस है, टच करके रखे रहो, और प्लग किया था मतलब खींच के छोड़ दो,
समझ रहे हो? तो ऐसे तो बताओ भाई, ब्रिज लगा दिया तो क्या केस बनता है? बोलो 3 रस्सी बन जाएगा। एक सिंगल रस्सी का अगर फ्रीक्वेंसी v/2L था, तो अब 3 रस्सी का, एक का v/2L1, दूसरे का v/2L2 और तीसरे का v/2L3, सबका v/2L अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी v/2L होगा। 3 रस्सी हो जाएंगे। अच्छा, तीनों रस्सी के बारे में मुझे बताओ क्या क्या बातें रिलेट कर पाओगे? बोलो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल एडिशन में लिख लेना। एक रस्सी का, दूसरे रस्सी का, तीसरे रस्सी का जो फ्रीक्वेंसी आएगा, उसी जो सिंगल रस्सी से काट के लाए थे वो वाली रस्सी का फ्रीक्वेंसी दे देगा। एक ही रस्सी को काट के तीनों बनाने होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक रस्सी था, उसको काट के ब्रिज लगा के टच करके 3 पार्ट कर दिया। बोलो एक का फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे का n2, तीसरे का n3, तो समूची स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? रेसिप्रोकल एडिशन से। डन है ये बात? क्लियर है? आई होप मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जब करोगे, प्लकिंग टचिंग का केस, लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी, नहीं भी आएगा ना, अभी बहुत मौके दूंगा मैं, अभी बहुत मौके दूंगा। यूं समझ लो, मैंने आप लोगों को टाइम दिया था, वैसे तो 20 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। 20 तारीख तक आप बायो एंड केमिस्ट्री पूरी तरीके से चट कर जाइए, पूरी तरीके से घोल के पी लीजिए, अगर सच में चाहते हो ना कि अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज हम छीन लेंगे। भाई ये टेम्परामेंट की बात है बेटा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे काम होते हैं क्या? सच में दुनिया में करते हैं लोग। तुम देख लो तुम कर पाओगे कि नहीं, है ना? बायो पढ़ पढ़ के एनसीईआरटी देख देख के रौंद गए, सब करके करके फिर भी नहीं याद कर पा रहे हो, तो फिर तो भाई नहीं हो सकता है। लेकिन याद कर लो अगर, तो हो सकता है। और फिजिक्स में ऐसे ही याद करा दूंगा, अभी जैसे ये पढ़ा रहा हूं दोबारा फिर से रटा दूंगा। मैं मेहनत कर लूंगा, बस आप सुनते रहना, याद करा के भेज दूंगा एग्जाम में, सब कुछ याद करा के आपको पूरा भेज दूंगा। तो ये लिस्ट मैं रोज मेरी टेबल पे जाके देखना, किसी दिन पूरा फैला हुआ है, मैं रोज लिख रहा हूँ, रोज लिखते जा रहा हूँ। मैंने पहली बार इतना मेहनत किया हूँ, पहली बार इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ। मैं लिखने का काम कभी नहीं करता था और लिखे जा रहा हूँ। तो वही है, जिसको टेम्परामेंट है, जिसके पास, जिसको लगता है कि हमें करना ही है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आज देखो, आज आना चाहिए था, आज मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था। बस ये बात ध्यान रखना बेटा, इस साल मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये ऐसी हो जाती है, जिसको डांट दो वो मेरा दुश्मन बन जाता है ना? कई लोग जाके अभी इधर उधर बयान दे रहे हैं, बहुत सारे इधर उधर की चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने डांट दिया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने के लिए फोर्स कर दिया। वो मैं नहीं करूंगा इस बार मैं किसी को भी फोर्स करने वाला नहीं हूं। मैं बस मेहनत करूंगा, जो मेरी मेहनत को एक्सेप्ट करता है उसे दे दूंगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे करके मैं एक बार नहीं, ये पूरी बातों को मैं पूरा अंदर तक घुस जाऊंगा, सारे डिस्कशंस में अंदर तक, सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर करते करते। चलो यहां तक, ये वेव मोशन के सारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स अभी मैंने बताया, वो भी एक सिंगल फार्मूला बेस्ड, टॉपिक बेस्ड अभी बाकी है काम। तो टॉपिक पे जब पहुंचेंगे तो इस पे और भी बहुत सारी बातें। चलो भाई सोप बबल पे आ जाओ। इसका फार्मूला, ऐसे 2 फार्मूले मिलते जुलते रेसिप्रोकल एडिशन टाइप के, वो वाला रेसिप्रोकल एडिशन है। ये वाला कम पॉपुलर है, लेकिन हो सकता है पेपर में आ जाए तो स्टार बन जाए। ये भी नहीं, अब तक ये स्टार बना हुआ है, ये वाला पढ़ रहे हैं लोग खूब, क्योंकि पेपर में आ चुका है। लेकिन ये वाला स्टार बनने की देर है, बस समझ लो, आया पेपर में, ये भी फेमस हो जाएगा। क्या था? अगर बाहर 2 सोप बबल जाके चिपक गए तो इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? R1 R2 अपॉन, ऐसे याद करो, दोनों सेंटर अपोजिट से हैं, अपोजिट है तो बीच में नीचे में माइनस आ जाएगा। इनफैक्ट कॉमन रेडियस बेटा बड़ा बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा फ्लैट होता है। क्यों फ्लैट होता है? ऐसे बोलो, इधर से भी हवा ढकेल रही है, इधर से भी ढकेल रही है, तो फ्लैट हो जाता है। और फ्लैट मतलब ज्यादा रेडियस कब आएगा? जब डिनोमिनेटर में माइनस होगा। डिनोमिनेटर में माइनस मतलब कम, तो वैल्यू ज्यादा। तो बाहर ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। बाहर के अगर जाके चिपक गए तो बोलो इंटरफेस का रेडियस होगा R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। और जब अंदर ही जाके दोनों चिपक गए तो R1 R2 अपॉन, और ऐसे करके 3 बबल अगर दिख दिए तो बोलो रेसिप्रोकल एडिशन वाली लाइन खींच लो पूरी। कौन सी? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन करते हुए लिख जाओ। अगर 10 है तो भी एक के अंदर एक, यहां नहीं हो सकता, यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और दो ही मिलके एक इंटरफेस बना सकते हैं। तो रेसिप्रोकल एडिशन डायरेक्ट जोड़ते चले जाइए। अच्छा, ऐसा ही 2 जिसमें प्लस और माइनस का पेयर हो, एक जगह और आता था, टाइम पीरियड से रिलेटेड बात थी। क्या टाइम पीरियड से रिलेटेड बात थी? जिसमें T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 भी आता था, T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 भी आता था। कहां पे आता था? हाँ, वो सर्कुलर पाथ पे 2 भाई लोग चल पड़े दौड़ने के लिए, एक का टाइम पीरियड लगा T1 पूरा एक चक्कर का, दूसरे का टाइम पीरियड लगा T2। बताओ दोबारा कब मुलाकात होगी? सेम सेंस में अगर है तो बोलो ज्यादा टाइम लगेगा, बस यूं समझ लो ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? वो पीछे आएगा, वो आगे भागेगा और पकड़ता रह जाएगा। तो ज्यादा टाइम कब होगा? T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। और अपोजिट सेंस में दोनों भाई निकले, बोलो जल्दी मुलाकात हो जाएगी, उधर से चल तू, इधर से मैं चलता हूं, तो कितना आएगा? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ध्यान से, अपोजिट सेंस में तो नीचे प्लस आएगा, है ना? सेम सेंस में तो नीचे माइनस। कहां पर आता है ये वाला टाइम पीरियड? और किसी और जगह पर आता है, कोई बताएगा? हाँ बोलो, एक क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर है, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि 2 सिंपल पेंडुलम एक साथ छोड़ दिए गए। बस ये था कि एक की रस्सी थोड़ी बड़ी थी, दूसरे की रस्सी थोड़ी छोटी थी, छोड़ दिए। और रस्सी की लंबाई उनके टाइम पीरियड्स डिसाइड करता है। क्यों? पेंडुलम की टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G।
हाँ, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के हिसाब से टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिसाइडेड था, और तुमने रस्सी अलग अलग कर दिया, टाइम पीरियड अलग अलग है, और छोड़ा साथ के साथ था, सेम फेज में बोलो उसको, साथ के साथ छोड़ा, एक्सट्रीम से छोड़ा, बताओ कितना फेज होता है एक्सट्रीम पे? एक्सट्रीम पे कितना फेज होता है? 90 डिग्री। बोथ आर एट 90 डिग्री फेज। जीरो फेज मीन पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पे होता है 90 डिग्री, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। नेगेटिव एक्सट्रीम पे चले जाओगे तो बोलो 90 प्लस 90 प्लस 90, बोलो 270 फेज हो जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम से छोड़ा, दोनों सेम फेज पे थे, कितने फेज पे थे डजंट मैटर, सेम फेज पे थे, वापस अब ऑसिलेशन होगा, टाइम पीरियड अलग अलग, सब आगे पीछे हो जाएंगे, क्या वापस सेम फेज में आएंगे ये? हाँ, वैसा ही सवाल है कि सर्कुलर पाथ पे दो भाई निकल पड़े सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन में, वैसे यहां ऑसिलेशन सेम सेंस में करा दिया, एक ही जगह से छोड़ा तो सेम सेंस में चल पड़े। बताओ टाइम पीरियड, रिलेटिव टाइम पीरियड क्या लिखने वाले हैं? बोलो T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। सेम सेंस में चले थे, जब भागे थे तो ज्यादा टाइम लगा था ना, ज्यादा मतलब डिनोमिनेटर में माइनस, तो T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये आएगा सेम फेज में आने का टाइम, कितने टाइम बाद बोथ पेंडुलम्स विल बी अगेन इन सेम फेज। लेकिन इसी में एक सवाल पूछा हुआ, आकाश के बुकलेट में रखा हुआ है, उसमें मॉड्यूल में, तो उसमें ऐसा दिया हुआ है कि दोनों पेंडुलम में छोटे वाला इतने टाइम में जब दोबारा सेम फेज में आएंगे कितने ऑसिलेशन कर चुका होगा, तो क्या करोगे? बोलो टाइम तो निकाल ही लिया मिलने का, और इसके टाइम पीरियड से पूछ लो कितना हो तुम। जैसे टाइम मिलने का 10 सेकंड निकाला, एक का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बताओ कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे? 5, 10 बटे 2 कर लो। तो आपको पता क्या करना है? T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 कर लो। अगर T1 के ऑसिलेशन पूछ रहे हो, 1 के ऑसिलेशन, डिवाइडेड बाई T2 कर लो अगर 2 के ऑसिलेशन। तो इधर फार्मूला नंबर ऑफ ऑसिलेशन डन बाय वन ऑफ देम टू कम इन सेम फेज, तो उसका फार्मूला बनेगा या तो T1 अपॉन T1 माइनस T2 या T2 अपॉन T1 माइनस T2। यू गॉट इट? समझ आया? ये बबल से बात हुई थी, सोप बबल से शुरू किया था, सर्कुलर मोशन से लेके पेंडुलम तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलो ये बात हो गई। अच्छा, वैक्यूम में ऐसा क्या फार्मूला, ये मैटर क्या था, और वैक्यूम इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बोलो, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। दो सोप बबल वैक्यूम में जाके ऐसे चिपक गए और एक सिंगल सोप बबल बना लिए। अब बताओ क्या कॉमन रेडियस इसका R1 इसका R2 पाइथागोरस से निकालेंगे? हाँ, कब निकालेंगे? जब वैक्यूम में मिलेंगे, नहीं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, कर लेना। अगर जरूरत पड़ी कि बाहर में वैक्यूम नहीं है तो ऐसे लिखना, P1V1 मिले हुए ड्रॉपलेट का इज इक्वल टू P2V2 प्लस P इंटू V मिले हुए का कंबाइन का इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2। बस ऐसे कर लेना। जैसे मान लो ऐसा सवाल पूछ ले, दो ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बना, तो एक ड्रॉप का रेडियस क्या आएगा? तो ऐसे कर लेना, P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट इंटू V इक्विवेलेंट। प्रेशर देख लेना, तुम सॉल्व कर लेना। क्लियर है सबको? डन है ये बात? लेकिन ये पाइथागोरस वाला रिजल्ट कब यूज करोगे? वैक्यूम, वैक्यूम हुआ तभी यूज करेंगे, नहीं तो फार्मूला वो थर्मोडायनेमिक्स गैस इक्वेशन का, आइडियल गैस इक्वेशन से मदद लीजिएगा, आइसोथर्मल कंडीशन मान के नंबर ऑफ मोल्स जोड़ के टोटल मोल लिख देना, n टोटल इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और n टोटल के लिए pv अपॉन RT, वहां के लिए P1V1 अपॉन RT, यहाँ के लिए P2V2 अपॉन RT, RT छांट देना वहां से, बस वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। वैक्यूम में तो पाइथागोरस से जोड़ लेना सीधा सीधा, वो सोप बबल का क्वेश्चन होता है। आई होप ये समझ में आ गया सबको? डन है? डन है? अच्छा, इसके अलावा ये बात हो चुकी है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, एवरेज स्पीड टाइम अगर सेम था तो अरिथमेटिक मीन, डिस्टेंस सेम था, हार्मोनिक मीन, ये वाला कब था बेटा? जब एक्सेलरेशन और वेक्टर एडिशन मैंने बोला तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जी कांस्टेंट होता है, क्योंकि तो उसमें वेक्टर एडिशन करिएगा, ट्रायंगल लॉ का फार्मूला लगाना पड़े वो लगा लेना, बाद में डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, मैग्नीट्यूड वगैरह सॉल्व करके डिवाइडेड बाय 2, और या फिर u प्लस हाफ AT का फार्मूला यूज कर लेना, वो भी वेक्टर एडिशन है। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से मैच करता है, v एवरेज का फार्मूला, वहां v इंस्टेंटेनियस होता है ना? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में v क्या चीज होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, और ये वाला जो फार्मूला u प्लस हाफ AT है वो एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या मैटर है जी? व्हाट इज दिस? ये तो RMS वेलोसिटी लिख दिया मैंने। बोलो वो क्वेश्चन था कि चलता हुआ कोई जा रहा है, ये जा रहा है, चलते चले जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इंक्लाइन प्लेन पे हो सकता हो नीचे गिर रहा हो, नहीं इंक्लाइन प्लेन से चलना शुरू किया, और तुमने रुके हुए से नहीं, बीच में कोई वेलोसिटी नोटिस किया उसका V1, और एंड पे वेलोसिटी नोटिस किया V2, और पूछा बीच में बताओ कितना वेलोसिटी? बोलो हार्मोनिक RMS वेलोसिटी निकाल लो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करो, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का मीन हो गया, फिर लास्ट में रूट लेना। RMS का मतलब पता क्या होता है? स्क्वायर करो, फिर मीन लो, और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट लगा लो। समझ में आया? तो ये ध्यान से बेटा, कब यूज करेंगे RMS वेलोसिटी? फिर से बताओ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चीज चल रही हो, मोशन इन 1D हो रहा हो, और ध्यान से डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सिंगल लाइन पे सीधा चलते चले जाना चाहिए। चल रहा हो, बोलो एंड पॉइंट्स पे वेलोसिटीज दे दिया तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी। अरे वो क्वेश्चन ना ट्रेन वाला सवाल आता है कि तुम खड़े थे और ट्रेन का इंजन गया 10 मीटर पर सेकंड से, और ट्रेन का एंड पॉइंट पास किया 40 मीटर पर सेकंड से, तो जब बीचों बीच में ट्रेन बीचों बीच वाली बोगी पास की तो कितनी स्पीड से पास की? बोलो ये रहा फार्मूला। समझ में आया? वैसे ही करके कर लेना। हो सकता है स्पीड कम भी हो रही हो,
स्पीड बढ़ भी रही हो, पहले 50 और लास्ट वाले एंड का 20 तो बीच वाले का निकल जाएगा, पर ध्यान रखना कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन, दोनों के केस में हम ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। समझ आया? अच्छा, उसके अलावा इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये वाला फार्मूला कहां पर आता है? ये बताओ पहले, ये सीरीज में ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? अरे जब हम लोगों ने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगाए थे, नहीं, और उसको लगा के एक बल्ब जलाने की कोशिश किए थे सीरीज में लगा के, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया था E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, ऐसे करके डायरेक्ट एडिशन कर लेना। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट एडिशन करके कर लेना, ये ऐसा था। इसमें एक स्पेशल पॉइंट मैंने बताया था, अगर n आइडेंटिकल सेल्स लगे हैं और उसमें से 2 सेल पलट दिए, पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, तो बताओ E इक्विवेलेंट क्या था? n-4 टाइम्स E, समझ लो, NE मत बोलना, n 2 पलटे तो n-4 और 3 पलटे तो नहीं मन लग रहा है। अगर इस पे भी नहीं मन लग रहा है तो नीचे ही बैठ जाओ। अगर इस पे भी नहीं समझ आ रहा है, सुनना है, तो भैया ये तो अंतिम घड़ी है, ये वो घड़ी है कि इसके अलावा अब कोई जादू नहीं हो सकता है फिजिक्स में, इसके अलावा अब जादू करा ही नहीं जा सकता, धरती पे कोई नहीं कर सकता है। हाँ भाई, तो क्या अगर n नंबर ऑफ सेल सेम पोलैरिटी में लगा दिया तो, और इक्विवेलेंट क्या बनेगा? Ne। लेकिन अगर उसमें से एक सेल पलट दिया तब तो n-2e, 2 सेल पलट दिया तो n-4e, और 3 सेल पलट दिया तो डबल करके, है ना, E इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या था? वो तो सेम रहेगा, NR ही बोलना हर बार, चाहे कितना भी पलट दो, बोलो NR ही आएगा रेजिस्टेंस। और एक उस पे फैक्ट मैंने बताया था, एक स्पेशल फैक्ट, इनफैक्ट रिजल्ट था, और उसको भी कुछ लोगों को बताया था, जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं लगातार उनको बताया था, बाकी लोग तो पता नहीं कहां हाइबरनेशन स्टेट पे बैठे हुए हैं। हाँ, और फिर कहेंगे कि फिजिक्स में नंबर नहीं आ पाया। हाँ भाई, तो ऐसा ना एक सर्कल में जोड़ दिया, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे करके 2 सेल जोड़ो, 4 सेल जोड़ो, 10 सेल जोड़ो, 100 सेल जोड़ लो, और इंटरनल रेजिस्टेंस है, और पूछा किसी एक सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? पता कितना आता है टर्मिनल वोल्टेज? सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, लूप बना दिया इसका। अब किसी एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज पता, फार्मूला एक टर्मिनल वोल्टेज का होता है, क्या होता है भाई टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला? व्हाट इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वोल्टेज? हाँ, डेल्टा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। वो डिस्चार्जिंग के केस वाला, डिस्चार्ज ही तो हो रहा है, जब सब कनेक्ट कर दिया, लूप बन गया, तो करंट तो फ्लो करेगा डिस्चार्ज का, बोलो जीरो आएगा। क्या चीज जीरो आएगा? E माइनस आई आर इज ऑलवेज जीरो। 2 सेल का कॉम्बिनेशन तो भी E माइनस आई आर जीरो आएगा, कोई भी सेल का टर्मिनल वोल्टेज विल बी जीरो, कोई भी सेल के क्रॉस। अच्छा, एक सेल के क्रॉस या 2 सेल के क्रॉस? बोलो एक का जीरो मिल रहा है तो दूसरा का भी तो जोड़ के 0 प्लस 0 कर लो, समझो। 4 सेल के क्रॉस भी, 5 सेल के क्रॉस भी, तो ध्यान से, और पूरे लूप में घूम के जाओगे तो केवीएल लगाओगे तो भी 0 ही मिलता है, समझ में आया? तो स्पेशल बात क्या है, पूरे लूप में तो 0 मिलता है, वो तो स्टैंडर्ड है, लेकिन कोई 2 पॉइंट ले लो, और पॉइंट कैसे लेना है? सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ कंबाइन करके बोलना है। इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप और ईएमएफ का गेन मिला के 0 ही आएगा। 2 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ का गेन ड्रॉप देखोगे तो भी 0 आएगा, एक सेल का भी 0 है। ये समझ आया? इसमें पोलैरिटी पलट के नहीं बोलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। पोलैरिटी पलट दिए तो सवाल फिर सॉल्व करना पड़ेगा, नेट करंट निकाल के E माइनस आई आर करना पड़ेगा, समझ में आया? वैसे मैंने इसका भी एक केस तुम लोगों को समझा रखा है। अब देखो, वेक्टर पढ़ाने के टाइम पे मैं बताऊंगा, ये वाला केस वेक्टर वाले केस से मैच करेगा, बहुत बढ़िया सा सवाल बनेगा, मैं बताऊंगा बाद में। अगर इसी में एक की पोलैरिटी अगर पलट दिया ना, तो पता क्या होगा? ईएमएफ जुड़ जाएगा, कैंसिल होने के बजाय डबल हो जाएगा, बताऊंगा बाद में। चलो पहले ये बताओ, इक्विवेलेंट ईएमएफ के बारे में क्या बात हुई थी? सीरीज कॉम्बिनेशन में डन हो गया। n नंबर ऑफ सेल्स अगर हैं आइडेंटिकल तो डायरेक्ट n ही बोल दो, अगर 2 की पोलैरिटी पलट दिया तो n-4 ही, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। और ये सेम सेंस में अगर है तो कोई भी सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज विल बी 0, ठीक है? एक रिजल्ट है, लेकिन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। और ये पैरेलल पे अब वापस आ जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे करके फार्मूला बनता है क्या? इक्विवेलेंट ईएमएफ का, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स कंबाइंड इन पैरेलल। फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल फार्मूला बताओ, E1 by R1 प्लस E2 by R2 होल डिवाइडेड बाई 1 by R1 प्लस 1 by R2। लेकिन मैंने बोला था ऊपर में माइनस भी आ सकता है, कब माइनस आता है जी? हाँ, ऊपर वाला सेल नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी में ऐसे दिखा था, और नीचे में नेगेटिव पॉजिटिव इधर की तरफ आ गया। बोलो नेगेटिव पॉजिटिव का एरो ऐसा होना था, और इधर वाला एरो इधर आ गया ना, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों प्लस लिखेंगे, ये दोनों प्लस आएंगे, और एक प्लस एक इधर दूसरा इधर, तो बोलो बीच में माइनस आएगा। और ध्यान से, जिसका E R से मल्टीप्लाई होकर प्लस बना रहा हो ना, फाइनल पोलैरिटी उसी से डिसाइड करेंगे। E डिसाइड करेगा बेटा, जिसका E इंटू R ज्यादा हुआ उसका E डिसाइड करेगा कि फाइनल पोलैरिटी कैसी रखनी है, समझ में आया?
ये ध्यान से, जब माइनस अपोजिट पोलैरिटी के हुए तो ऐसे करेंगे। ओरिजिनल फार्मूला क्या था, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय। इससे मिलता जुलता और कौन से फार्मूले होते हैं, वहां जंक्शन का पोटेंशियल, जैसे दो तार हुआ, ये वाला तो लोग भूल ही जाते हैं जब कैपेसिटर लगा देते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं तो देखो कैसे भूल जाते हैं लोग, बोलते हैं ऐसा, ऐसे कैपेसिटर में जंक्शन का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बेटा, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ तो ऐसे करके कैपेसिटर लगा दिया और बोला इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, इसका पोटेंशियल बताओ या इस पे चार्ज बताओ, तो कैसे करोगे, बोलो जंक्शन का पोटेंशियल का फार्मूला लगाओ, क्या लगता है बताओ, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका पोटेंशियल मिल गया तो क्या डिफरेंस मिल गया क्या, और Q इज इक्वल टू CV इज द आंसर, इस पे चार्ज मिल जाएगा C डेल्टा V। सुन रहे हो तुम लोग, हाँ तो ध्यान से, जंक्शन का पोटेंशियल, दो के कॉम्बिनेशन के सवाल तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा आते हैं और लोग भूल जाते हैं कि वो तो बहुत आसान सवाल बन जाता है, रेजिस्टेंस है। अब बताओ क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अगर ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, बताओ भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल, हम बोलो वही फार्मूला लगा लो, कौन सा फार्मूला, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 होल डिवाइडेड बाय, और नहीं तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो रहा कैसे, V1 R2 प्लस V2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सुने क्या, बात समझ में आया, हाँ तो दो के पेयर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 के पेयर में तो रेसिप्रोकल वाला करना पड़ेगा, दो के पेयर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें बताओ, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें बिल्कुल मत करना, कैसे लिखना है, C1V1 प्लस C2V2, क्रॉस मल्टीप्लाई कहां कहां करना है ये बताओ, बोलो कैपेसिटर में कर लो, यहां नहीं करिएगा, और उसमें कर लो, EMF में कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, EMF इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, EMF इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, इसमें नहीं, कैपेसिटर में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, डन है ये, क्लियर है, हाँ तो ये रहा आपका EMF से रिलेटेड, इक्विवेलेंट EMF से रिलेटेड। अच्छा मैंने एक छोटा सा फैक्ट इसमें बताया था, जैसे 2 वोल्ट और 4 वोल्ट का पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडियल सेल्स का लगाया तो आंसर क्या आएगा, 2 वोल्ट 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आंसर बोलोगे, 2 या 4, 2 ही बोलेंगे, कम वाला वोल्टेज इज द इक्विवेलेंट वोल्टेज EMF। हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडियल सेल्स है तो कौन सा वाला इक्विवेलेंट बनता है, कम वाला, जो कम वोल्टेज है वही इक्विवेलेंट EMF बनता है। रिड्यूस मास तो डन है, कहां पे यूज करोगे रिड्यूस मास भाई, ये रहा रिड्यूस मास का फार्मूला M1M2 अपॉन M1 प्लस M2, कहां कहां यूज होता है रिड्यूस मास का फार्मूला, खत्म है बेटा, ये देखो ये यहां तक आके, फिर इसके बाद ये sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा 2 बाई 2 वाले केसेस हो जाएंगे, यहां आके मैं क्लास ओवर करूंगा, यहां पहुंच के तो पहुंच ही गए हैं, ये देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट वेयर वी हैव गॉट द रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। अच्छा 11 बज गया क्या, तभी मुझे लग रहा कि मैं थोड़ा थक क्यों गया, हाँ बोलते बोलते। चलो रिड्यूस मास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आफ्टर ब्रेक, है ना, रिड्यूस मास के बहुत सारे केसेस हैं, उसको मैं सारा कंपाइल करूंगा, बहुत बढ़िया, सुनते रहिए ध्यान से, एनर्जी बना लीजिए, ब्रेक में खा पी लीजिए अच्छे से, और मुझे चाहिए पूरा रिस्पॉन्स,